22 क्रॉप्स के बारे में मैंने आपको बताया कि सरकार की तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करा जाता है। तो ये जो रिकमेंड करा था ना कि 22 क्रॉप्स के लिए सरकार को एमएसपी अनाउंस करना है, ये एक कमीशन ने रिकमेंड करा था सरकार को, जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। जो कमीशन है उसने सरकार को रिकमेंड करा था कि आप 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिक्लेयर करो और शुगर केन गन्ने के लिए आप फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस को अनाउंस करो। FRP क्या होता है, ये MSP के कंसेप्ट के बाद जानेंगे। अभी हमारा कंसर्न MSP से है। तो सरकार ने CACP की रिकमेंडेशन को तो माना, जैसा कि मैंने आपको बताया 22 क्रॉप्स के लिए सरकार MSP डिक्लेयर करती हुई आई है शुरू से, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP के रिकमेंडेशन को मानते हुए। लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब इन 22 क्रॉप्स के नंबर को बढ़ाते हुए टोटल MSP, टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स पे जो सरकार की तरफ से डिक्लेयर करा जाता है, उसके अब जो बास्केट है उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। अब सरकार 25, ठीक है, मतलब 22 से अब ये जो नंबर है वो जंप कर गया है, 25 पे आ गया है। 25 मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे अब जो सरकार है वो MSP डिक्लेयर करती है। तो इन 25 क्रॉप्स के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग शुगर केन के कॉन्टेक्स्ट में ये FRP का कंसेप्ट जानेंगे। तो ये वो क्रॉप्स की लिस्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है MSP सरकार की तरफ से 22 मैंडेटेड क्रॉप्स पे अनाउंस करा जाता है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, 22 मैंडेटेड क्रॉप्स तो CACP ने रिकमेंड करे थे। इसके अलावा सरकार ने 3 और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को MSP की कैटेगरी में डाल दिया है। और शुगर केन के लिए जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, FRP अनाउंस करा जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं 25 क्रॉप्स कौन से हैं। एक चीज़ आप याद रखना, ये जो मैंडेटेड क्रॉप्स है ना 22, जो एक्चुअली CACP ने रिकमेंड करे थे कि इनको MSP मिलना चाहिए, 14 क्रॉप्स इनमें से वो क्रॉप्स हैं जो खारिफ सीज़न के क्रॉप्स होते हैं, 6 हैं रबी सीज़न के क्रॉप्स और 2 कमर्शियल क्रॉप्स अलग से हैं, ठीक है। तो 14 + 6 20, 20 + 2 22। तो ये 22 वो क्रॉप्स हैं जो CACP ने बोला था कि इन क्रॉप्स को MSP की कैटेगरी में हमें डालना चाहिए। तो खारिफ सीज़न के जो क्रॉप्स हैं वो 14 है, 6 रबी क्रॉप्स और 2 कमर्शियल क्रॉप्स। लेकिन इसके अलावा सरकार ने 3 और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को MSP की कैटेगरी में डाल दिया है। तो हम फटाफट से इन 25 कमोडिटीज़ को देख लेते हैं। 7 तो देखो सीरियल है, ठीक है। पैडी नंबर 1, वीट नंबर 2, बार्ले नंबर 3, ज्वार 4, बाजरा 5, मेज़ 6, रागी 7, ठीक है। उसके अलावा 5 पल्सेस हैं। नंबर 8 ग्राम, नंबर 9 अरहर और तुर, नंबर 10 मूंग, नंबर 11 उड़द, नंबर 12 लेंटिल, ठीक है। उसके अलावा ये ऑयल सीड्स हैं, जैसे ग्राउंडनट, रेप सीड और मस्टर्ड एक ही बात है। तोरिया, ये भी एक ऑयल सीड होता है। सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सेसामम, सैफ्लावर सीड एंड नाइगर सीड, ठीक है। ये इनके नाम मैं क्यों बता रहा हूँ और हम लोग इनको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके अलावा रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा, डी-हस्क कोकोनट और वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड VFC टोबैको, इसको भूल जाओ क्योंकि शुगर केन के लिए तो फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस अनाउंस होता है। तो अगर आप बाकी सबको कैलकुलेट करो तो नंबर देखो क्या निकल कर आएगा, 8 + 5 + 7 ये हो गया 20, ये 21, 22, 23, 24 और 25। शुगर केन तो FRP की कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन शुगर केन के ऊपर भी ये जो MSP वाला कॉन्सेप्ट है ना, एक सर्कमस्टांस ऐसा बनता है जो एक्सेप्शन है, लेकिन उस एक्सेप्शन के चलते शुगर केन भी MSP की कैटेगरी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है। लेकिन जर्नली थ्योरेटिकली हम लोग यही बोलते हैं कि जो शुगर केन है वो FRP के कॉन्टेक्स्ट में आता है, लेकिन MSP भी इस पर अनाउंस होता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सरकार की तरफ से ये बोला जाता है अगर आप शुगर केन को हटा दो तो 25
एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ पे हम लोग एमएसपी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमने एमएसपी के नंबर ऑफ़ क्रॉप्स हमने देखे। उसके बाद एक छोटी सी बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, कि तोरिया और डी हस कोकोनट का जो एमएसपी है वो कैसे फिक्स करा जाता है। तो ये देखो, ये जो तोरिया है ना, इसका एमएसपी फिक्स करा जाता है जो एमएसपी चल रहा होता है रेप सीड और मस्टर्ड का। ठीक है, तोरिया का जो एमएसपी है वो रेप सीड और मस्टर्ड के बेसिस पे फिक्स करा जाता है। और ये जो डी हस कोकोनट है ना, यहाँ पर डी हस कोकोनट का एमएसपी कोपरा, इसके बेसिस पे इसका एमएसपी डिसाइड करा जाता है। ठीक है, डी हस कोकोनट का एमएसपी डिसाइड करा जाता है कोपरा के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्टिवली वर्ड दे रखा था, तोरिया का एमएसपी रेपसीड और मस्टर्ड के बेसिस पे, डी हस कोकोनट का एमएसपी कोपरा के बेसिस पे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दे रखा था, जस्ट फटाफट देख लिया इसलिए। अब हम लोग ये जानते हैं शुगर केन के कॉन्टेक्स्ट में ये फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस क्या होता है। शुगर केन को एमएसपी की कैटेगरी में क्यों नहीं डाला गया, और ये फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस का कॉन्सेप्ट होता क्या है। बेसिक्स की बात पहले करते हैं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। 1955 का हमारे इंडिया के अंदर एक एक्ट है जिसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग शुगर केन जो गन्ना होता है उसके प्राइजेस को रेगुलेट करा जाता है। एक ऑर्डर है 1966 का, उसके अकॉर्डिंग शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। ठीक है, ये ऑर्डर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 से ही निकला है। ठीक है, इस एक्ट के बेसिस पे और इस ऑर्डर के बेसिस पे गन्ने के जो प्राइसेस हैं हमारे देश में वो रेगुलेट करे जाते हैं। 2009 से पहले क्या होता था, 2009 से पहले सरकार ये बोलती थी, जब ये एफआरपी का कंसेप्ट नहीं आया था, फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, और एफआरपी का कंसेप्ट किसके लिए यूज़ होता है, शुगर केन के लिए, मतलब गन्ने के लिए। एफआरपी के कॉन्सेप्ट से पहले जो वर्ड चलता था वो चलता था एसएमपी। एसएमपी क्या होता है, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस। ठीक है, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस मतलब इतना मिनिमम प्राइस शुगर केन फार्मर्स के लिए इनको मिलना ही चाहिए। वो किसान जो गन्ने की खेती कर रहे हैं उतना मिनिमम प्राइस एक लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानून के अकॉर्डिंग, इतना मिनिमम प्राइस उनको मिलना ही चाहिए। तो एसएमपी का कॉन्सेप्ट चलता था। अब देखो क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आपको पता है, आप अगर सरकार के पास कोई चीज़ लेकर जाओगे अपना क्रॉप्स, और अगर वो एमएसपी के अंदर आता है, अगर वो क्रॉप, जैसे अभी हमने देखा 25 जो क्रॉप्स हैं उनमें से आप कोई भी अपना किसी भी क्रॉप की अगर आप खेती कर रहे हो, कोई भी अनाज अगर आप उगा रहे हो और वो सरकार के पास लेकर जाओ, तो सरकार उसको प्रिक्योर कर लेगी। ठीक है, और मार्केट में जो रेट चल रहे होंगे, अगर वो रेट बहुत ज़्यादा कम होंगे तो आपको कम से कम एक एश्योरेंस हो जाएगी कि सरकार ने क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले इतने मिनिमम अमाउंट तो डिक्लेयर कर ही दिया था। तो हम सरकार की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें हम लोग अपने अनाज को लेकर चले जाएंगे और हमें मार्केट के कंपैरिजन में जो मार्केट में हमें लॉस दिख रहा है तो उतना लॉस हमें नहीं उठाना पड़ेगा। ये वाला कंसेप्ट तो देखो एमएसपी का कंसेप्ट था। शुगर केन को, गन्ने को सरकार प्रिक्योर इसलिए नहीं करती है, आप एक खुद चीज़ सोच कर देखो, गन्ने को प्रिक्योर करके सरकार करेगी क्या, अपने पास रखकर शुगर केन को, बहुत ज़्यादा शुगर केन की क्वांटिटी को, सरकार का फ़ायदा क्या है उसमें, गन्ने ख़राब हो जाएंगे। प्रिक्योर करके रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज फार्म्स या कोई भी जो गोडाउन फैसिलिटीज़ हैं उसमें कुछ ऐसी प्रोविजंस बनानी पड़ेगी कि गन्ने जो हैं वो ख़राब ना हो। ठीक है, और फिर कोई जो इंडस्ट्रीज़ हों जो शुगर प्रोड्यूस करती हों, चीनी बनाती हों, फिर उनको बेचे सरकार। तो सरकार ने क्या सोचा कि गन्ने को हम लोग प्रिक्योर ना करके क्यों ना कुछ एक ऐसा तरीका बना देते हैं हम लोग जिसमें जो फार्मर्स हैं वो गन्ने की खेती भी करें लेकिन हमारे पास ना है, वो मतलब एमएसपी के अकॉर्डिंग उनको कवर ना करा जाए, वो डायरेक्टली ना शुगर मिल्स में चले जाएं। ठीक है, शुगर मिल्स में चले जाएं, उन इंडस्ट्रीज़ में, उन फैक्ट्रीज़ में वो चले जाएं जहाँ पर शुगर प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर डायरेक्ट गन्ना पहुँच जाएगा फार्मर्स के द्वारा तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है शुगर इंडस्ट्री के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी। इसमें जो वर्क होगा ना वो जल्दी हो जाएगा, क्विक वर्क होगा इसके अंदर। क्यों,
फार्मर से पहले हम अगर मान लो अगर पहली सिचुएशन है, फार्मर्स जो हैं वो शुगर केन को लेके, ठीक है, शुगर केन को लेके सरकार के पास जाते हैं कि आप हमें इसका एमएसपी दे दो। फिर सरकार के पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर केन रखे होंगे। अब शुगर केन बेचने के लिए सरकार जो शुगर इंडस्ट्री से उनसे बात करेंगी, फिर वो यहाँ पर ट्रक वगैरह भेजेंगे, ठीक है। तो इस सब प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है जो शुगर केन प्रोड्यूस हुए हों, जो गन्ने प्रोड्यूस हुए हों, वो बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो बेटर तो यही है कि जैसे ही शुगर केन की हार्वेस्टिंग हो गई, फार्मर्स ने जो गन्ने की खेती थी उसको कंप्लीट करके अब जब गन्ने रेडी हैं शुगर मिल्स में जाने के लिए, तो सरकार के पास ना जाते हुए क्यों ना ऐसी कोई प्रोविज़न बनाई जाए। सरकार ने ये सोचा, ये हम कब की बात कर रहे हैं, 2009-10 की बात कर रहे हैं। तो सरकार ने कुछ ऐसा सोचा कि कुछ ऐसी प्रोविज़न हम लोग बनाते हैं कि शुगर केन गन्ने अगर उगाए जा रहे हैं फार्मर्स के द्वारा, तो वो डायरेक्टली शुगर मिल में ही चले जाएं और वहीं से अपना प्रॉफिट ले लें, ठीक है। अब ये जो FRP का कॉन्सेप्ट है ना, ये यही कहता है कि फार्मर्स को जो शुगर केन्स जो उगाते हैं, उन शुगर केन फार्मर्स को अपना प्रॉफिट ना सरकार के पास ना आके शुगर मिल से मिलता है, ठीक है। तो शुगर मिल्स के ऊपर सरकार ने कुछ एक, आप कह सकते हो एक रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर्स पास करें कि मिनिमम आपको इतना प्राइस तो देना ही पड़ेगा। अब उस प्राइस का बैकग्राउंड हम एक बार ही जानते हैं क्या है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, 2009-10 में क्या होता था, सरकार ने SMP स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस इंट्रोड्यूस करा उन फार्मर्स के लिए, उन किसानों के लिए जो गन्ने की खेती करते हैं। SMP का कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि अगर फार्मर्स अपने शुगर केन को शुगर मिल्स में लेकर जा रहे हैं और चीनी जब प्रोड्यूस कर ली शुगर मिल्स ने और उस चीनी को बेच दिया, ठीक है, जैसे ये शुगर केन है, गन्ना है, गन्ने की प्रोसेसिंग हुई फैक्ट्री या इंडस्ट्री में जाकर, उससे चीनी बनेगी गन्ने से। चीनी को बेचने के बाद जितना उस इंडस्ट्री के पास, उस फैक्ट्री के पास, उस इंस्टीट्यूशन के पास जो भी प्रॉफिट आ रहा है, उसको फार्मर्स और वो इंस्टीट्यूशन को जो मालिक है वो 50-50 बेसिस पे शेयर करेंगे, 50-50 के रेशियो में शेयर करेंगे। मतलब 50% जो टोटल प्रॉफिट है चीनी को बेचने के बाद वो आएगा फार्मर्स के पास, और 50% जो प्रॉफिट है चीनी को बेचने के बाद वो आएगा फैक्ट्री ओनर्स के पास, ठीक है। तो ये एक पॉलिसी थी। इसी पॉलिसी को हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, जो सरकार ने इंट्रोड्यूस करी थी फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए और फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो शुगर केन की खेती करें। वरना आप खुद सोचो, ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स तो फिर जो फार्मर्स हैं वो तो फिर बहुत सारे उगा सकते हैं ना। मतलब अगर हमें फार्मर्स को एक तरीके से मोटिवेट करना है कि आप शुगर केन उगाओ, गन्ने की खेती करो, चीनी की देश में क्योंकि कमी ना हो जाए, तो इस चीज़ के लिए आपको उनको कुछ तो इंसेंटिव देना होगा ना। तो ये जो शुरू में SMP का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो बाद में जाके FRP का कॉन्सेप्ट बना करंट टाइम में, जैसे हम लोग इसको फेयर एंड रीम्यूनेटिव प्राइस कहते हैं, तो ये एक चीज़ की एश्योरेंस देता है फार्मर्स को कि FRP के जो रेट होंगे ना वो MSP के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। MSP का रेट हमेशा कम होता है और FRP हमेशा, क्योंकि FRP देखो सिर्फ शुगर केन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर जाता है और किसी क्रॉप के लिए, किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए फेयर एंड रीम्यूनेटिव प्राइस यूज़ नहीं करा जाता है। याद रखना, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। बाकी सारे क्रॉप्स के लिए जैसे हमने देखा 25 क्रॉप्स उनके लिए MSP होता है, लेकिन फेयर एंड रीम्यूनेटिव प्राइस में आपको जो पैसा मिलता है वो MSP के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो पैसा ज़्यादा मिलना है ये एक इंसेंटिव ही तो हुआ, ये एक आप उनको अट्रैक्टिव एक चीज़ ही तो दे रहे हो ना कि आप अगर शुगर केन की खेती करोगे और कोई और क्रॉप अगर नहीं उगाओगे, तो कोई और क्रॉप अगर आप ग्रो करते हो तो MSP ले जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन MSP कम है। सोच लो आप शुगर केन की खेती जिस भी जगह पर आप रहते हो, जिस भी स्टेट में, वहाँ पर आराम से आपके जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पर आपकी सॉइल जो मिट्टी है वो बिल्कुल ऐसी है जहाँ पर गन्ने बहुत अच्छी तरह से और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उग सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। तो सरकार इस तरीके से इंसेंटिव देती है, ठीक है। और फार्मर्स को भी फिर लगता है हाँ यार ऑल्टरनेटिव क्रॉप हम क्यों उगाएं, उसमें कुछ फेलियर हो गया, कुछ हो गया, गन्ने को बेच के जब ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, हमें तो पैसे से मतलब अपने, ठीक है। और हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड भी है, कंडीशन भी वैसी है कि हम लोग गन्ना आराम से उगा सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में उगा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात तो पैसा ज़्यादा मिलेगा।
तो इस तरीके से इंसेंटिव प्रोवाइड करा जाता है। लेकिन वापस बात करते हैं, 50:50 का जो रेशियो था ना कि 50% जो प्रॉफिट है वो फार्मर्स लेंगे और 50% प्रॉफिट जो फैक्ट्री ओनर्स, इंडस्ट्री ओनर्स या शुगर मिल्स जो ओनर्स हैं वो लेंगे, ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी अच्छे से। ठीक है, क्यों नहीं हो पाती थी? अब इंडस्ट्री ओनर्स हैं, ठीक है, अब फार्मर्स को तो आपने कुछ भी बता दिया यार, इस महीने ना एक्चुअल प्रॉफिट जैसे मान लो कि उनका हुआ शुगर मिल्स का 1 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन वो फार्मर्स को बता देते यार सिर्फ 25 लाख ही 25,000 ही इस महीने हम लोग शुगर को बेचने के बाद कमा पाए हैं, 50,000 ही कमा पाए हैं। तो जो शुगर मिल्स थे वो चालाकी कर जाते थे, वो ज़्यादा पैसा खा लेते थे, जिसकी वजह से फार्मर्स जो थे उनको एक तरीके से इंसेंटिव नहीं मिल रहा था, मोटिवेशन नहीं मिल रहा था कि किस बेसिस पे वो गन्ने की खेती करें। मतलब अगर वो शुगर केन प्रोडक्शन में अगर इन्वॉल्व रहते हैं, उसकी गन्ने की अगर वो खेती करते हैं तो वो किस बेसिस पे करें। अब इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा था उनको। अब कभी कभार तो ये मालिक बोलते थे कि ये चीनी बिकी नहीं, शुगर केन जो तुमने हमें दी और उसमें जो शुगर केन जो तुमने हमें सप्लाई करा, चीनी जब हमने उससे निकाली तो वो चीनी पूरी ख़राब हो गई और हमें उसको फेंकना पड़ा, हमें इस महीने तो बल्कि प्रॉफिट होने की जगह लॉस हो गया, तो सॉरी हम आपको इस महीने कुछ नहीं दे सकते हैं। अब आपने तो उनको बोल के भगा दिया और आप तो पैसा खा गए, लेकिन दिक्कत तो फार्मर्स की आ गई ना। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ये चलो चीज़ तो चल रही थी 2009 से पहले, 2009 से पहले ये सब चल रहा था, 50-50 बेसिस पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग करनी है। अब फार्मर्स की क्योंकि बैंड बजी हुई थी और देश में ना जो शुगर की प्रोडक्शन थी वो भी बहुत कम हो रही थी, ठीक है, चीनी बहुत कम प्रोड्यूस हो रही थी देश में, और ऐसे टाइम पे फार्मर्स को इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा है। किस वजह से? मतलब अगर आप सपोज़ करो अगर मैं एक शुगर केन फार्मर हूँ तो भाई मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। फैक्ट्री ओनर्स जो मिल ओनर्स हैं, जो शुगर मिल ओनर्स हैं, वो तो मुझे भगा दे रहे हैं कि इस महीने में प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो कभी कभार तो कुछ महीने ऐसे गए हैं जहाँ मेरी कमाई बिल्कुल ज़ीरो रही है, ठीक है, या मेरे को बल्कि लोन वगैरह लेना पड़ा है, कर्जा लेना पड़ा है। तो अक्टूबर 2009 में सरकार ने ये जो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 था, सरकार इस ऑर्डर के अंदर एक अमेंडमेंट लेकर आती है और इस अमेंडमेंट के थ्रू ये बोला गया कि एसएमपी का जो कॉन्सेप्ट था, ये 50-50 जो शेयरिंग होती थी, इसको भाई रिप्लेस करो और एक नया कॉन्सेप्ट सरकार लेकर आई, फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन पे, ठीक है। अब ये क्या बोलता है एफआरपी का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर एक ये लाइन है, अंग्रेज़ी की लाइन है, ये देख लो, रीजनेबल मार्जिनस फॉर ग्रोअर्स ऑफ शुगर केन ऑन अकाउंट ऑफ रिस्क एंड प्रोफाइल, ठीक है। सरकार ने सोचा हम ना एक फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी एक अनाउंस करा करेंगे हर शुगर सीज़न से पहले, ठीक है, हर शुगर सीज़न से पहले एक एफआरपी अनाउंस करा करेंगे। और ये चीज़ स्टार्ट हुई 2009 से, अक्टूबर 2009 के बाद ये वाली चीज़ देश में हर एक शुगर सीज़न से पहले एफआरपी को अनाउंस करने की जो एक साइकिल है वो एक स्टार्ट हो गई हमारे देश में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला जाता है, सरकार ना जैसे ही फार्मर्स गन्ने की खेती करते हैं उस सीज़न के स्टार्टिंग होने से पहले, जैसे एमएसपी में पहले से ही सरकार अनाउंस कर देती ना कि अगर आप बाद में अगर आपको लॉस भी होता है तो इतना मिनिमम तो हम आपको दे ही देंगे। अब एफआरपी में क्या होता है, सरकार की तरफ से तो पैसा मिलेगा नहीं, फार्मर को पैसा कहाँ से कलेक्ट करना है, शुगर मिल से, ठीक है, क्योंकि गन्ने को डायरेक्ट लेकर वो शुगर मिल्स के पास जाएंगे। तो सरकार ने इस 50-50 लिमिट को तो हटा ही दिया था क्योंकि एसएमपी अबॉलिश हो गया है। तो शुगर मिल्स के पास जैसे ही फार्मर्स जाएंगे, ठीक है, तो सरकार ने एक एफआरपी अनाउंस करके रखा होगा पहले से ही। ध्यान से सुनना, शुगर सीज़न स्टार्ट होने से पहले, जब तक फार्मर ने गन्ने की खेती स्टार्ट भी नहीं करी है, उससे पहले शुगर मिल्स के लिए सरकार एक लिमिट रख देगी कि भैया आपको इतना परसेंट जो है 11% तो इनको देना ही पड़ेगा, जितना टोटल ये शुगर केन आपको सप्लाई कर रहे हैं उसका 11% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्वांटिटी ऑफ शुगर केन जैसे सप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं, तो उसका 11% जो प्रॉफिट है वो आपको इनको देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए चाहे आपको। फिर कोई बात नहीं, चाहे आप प्रॉफिट कमा रहे हो चाहे रिस्क कमा रहे हो, इनको इनका शेयर 11% देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हमने, सरकार ने एफआरपी अनाउंस करा है शुगर सीज़न से पहले, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या है, अब ये जो 50-50 का जो रेशियो था ना, पहले तो आप बेवकूफ़ भी बना देते थे फार्मर्स को वगैरह को, ठीक है। तो अब चाहे शुगर मिल्स का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर एफआरपी अनाउंस हो गया है तो इसकी वजह से फार्मर्स को एक श्योरिटी मिल जाती है कि रीजनेबल मार्जिन पे उनको
अगर वो शुगर केन उगा रहे हैं तो एक रीज़नेबल मार्जिन लिमिट तो उनको मिल ही जाएगी, ठीक है, कि मिनिमम अब उनको एक एश्योरेंस मिल गई कि 11% तो हमें मिल ही जाएगा। और सपोज़ करो अगर ये 2009 का ईयर चल रहा होता तो एफआरपी जैसे अनाउंस नहीं होता, तो 50/50 बेसिस पे अब वो सोच रहे थे कि 11% तो मिल ही जाएगा, लेकिन फार्मर क्या कर रहे थे, उनको भगा दे रहे थे, यार इस महीने तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, ये जो शुगर सीज़न है तो पूरा चला गया, बर्बाद हो गया, चीनी बर्बाद हो गई, कीड़े लग गए उसमें, कुछ भी मतलब फालतू रीज़न देके वो भगा दे रहे थे। तो अब सरकार ने क्या कर दिया, शुगर मिल्स के लिए उनका फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, लेकिन जो हमने एफआरपी अनाउंस करा है इतना मिनिमम तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो 11% है, 13% है, या जितना भी जो रेट है जो सरकार डिसाइड करती है कि इतना शुगर मिल्स को देना पड़ेगा, तो इसके लिए सरकार ऐसी थोड़ी ना कि फार्मर्स को खुश करने के लिए कुछ भी अनाउंस कर देगी, ठीक है। शुगर मिल्स का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना उनको, कि उनको वो लॉस में ना चले जाएँ। और यही प्रॉब्लम अभी इंडिया हमारा फेस कर रहा है। यूपी में, महाराष्ट्र में बड़े सारे जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं सरकार का, ठीक है, और स्पेशली शुगर मिल्स का, कि उनके साथ क्या हो रहा है वहाँ पर शुगर मिल्स वाले विरोध कर रहे हैं सरकार के इस एफआरपी के जो अनाउंस कर देती है सरकार, कि वो कह रहे हैं कि हमारे अरियर्स जो हमें फार्मर्स को देने हैं, मतलब पैसे देने जो बाकी रह गए हैं अंडर एफआरपी, हमारा इतना प्रॉफिट हो ही नहीं पा रहा है। भैया आप तो अनाउंस कर देते हो आराम से कि इतना मिनिमम जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है 11%, 15%, 13% वो आपको देना पड़ेगा फार्मर्स को। अरे भाई उस साल ये भी तो देख लो आप, उस महीने ये भी तो देख लो कि हमें उतना प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बहुत सारे शुगर मिल ओनर्स का ये कहना है कि हम ना लॉस में चले जा रहे हैं, ठीक है, हमें लोन वगैरह लेना पड़ रहा है फार्मर्स की इस जो पेंडिंग अमाउंट है उसकी भरपाई करने के लिए। तो एफआरपी के कॉन्सेप्ट को आप एक बार रिवाइज करो। महाराष्ट्र और यूपी वगैरह में जो शुगर मिल्स ओनर्स हैं वो इस तरीके के ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं सरकार के एफआरपी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट, ठीक है। तो खैर हम बात कर रहे थे, हमारा कंसर्न अभी ये नहीं है, हर चीज़ की लिमिटेशन तो होती है, देखो, है ना। तो हमें बात ये करनी है कि एफआरपी अनाउंस कैसे करा जाता है, ठीक है। मतलब सरकार, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लाइंडली तो अनाउंस नहीं कर देगी कि 11%, 12% देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया शुगर मिल्स का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, शुगर मिल्स की उतनी कमाई ना हो, उनको अपनी बाद में आपने इतना प्रेशराइज कर दिया कि वो शुगर मिल्स वो बंद ही करके चले गए, फिर फार्मर्स का क्या होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि फार्मर्स को शुगर केन प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट आया था। दूसरा, शुगर केन के अलावा अगर फार्मर्स कुछ ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स अगर ग्रो करते तो उनको उसके लिए कितना प्राइस मिल जाता। मतलब आपको शुगर केन के लिए फार्मर्स को एक तरीके से मोटिवेशन देना है ना, जिसको हम लोग कहते हैं इंसेंटिव। और ये इंसेंटिव मोटिवेशन क्या है, रुपए। ये रुपए ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स अगर फार्मर्स को अगर ग्रो करते हैं तो उससे तो ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी तो आप फार्मर्स को एक तरीके से मोटिवेट कर पाओगे कि आप शुगर केन्स ग्रो करो। वरना अगर ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स ग्रो करके अगर एमएसपी ही ज़्यादा हो तो फिर फ़ायदा क्या है। शुगर केन ग्रो करने में क्यों फार्मर रिस्क लेंगे जब उनको पता है कि एमएसपी उनको इतना मिल जाएगा। लेकिन एफआरपी का कॉन्सेप्ट यही तो कहता है कि एफआरपी हमेशा एमएसपी से ज़्यादा ही होता है, ताकि शुगर केन फार्मर्स को मोटिवेट करा जा सके शुगर केन्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस चीज़ को भी देखा जाता है कि ऑल्टरनेटिव जो क्रॉप्स हैं जो एमएसपी के अंदर रखे गए हैं, अगर फार्मर्स इनको ग्रो करते तो इससे कितना पैसा मिलता फार्मर्स को। तो शुगर केन का जो प्राइस है जो शुगर मिल्स के लिए फिक्स करा जाता है कि फार्मर्स को आपको इतना देना है, वो हमेशा एमएसपी से ज़्यादा रखा जाता है। और ये एमएसपी का रेट आप कैलकुलेट कैसे करोगे, जब आप ये देखोगे कि उसका रेट क्या चल रहा है मार्केट में, उसके बाद एफआरपी का रेट डिसाइड करती है सरकार। तो इन सब ट्रेंड्स को देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो शुगर है अवेलेबल वो फेयर प्राइस पे मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए कितनी अवेलेबल है, कि मतलब जो शुगर्स के जो रेट हैं, जो शुगर्स के जो दाम हैं वो मार्केट के अंदर महंगे हैं या फिर शुगर के जो रेट हैं वो कम है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी देखा जाता है कि शुगर के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, जैसे देखो प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है। उसके बाद देखो होता क्या है, जब आप शुगर केन की क्रशिंग करते हो ना, गन्ने को जब आप मशीन में डाल के एक तरीके से जो लिक्विड निकलता है, जूस निकलता है, तो उससे बहुत सारे बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं, ठीक है। जैसे मोलासेस, वेगेसी, प्रेस मड, ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये सारे ना एक तरीके से फ्यूल होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो मिक्स करके डीजल या फिर पेट्रोल के साथ। तो सरकार की एक पॉलिसी भी है जिसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम। इसमें सरकार क्या करती है, जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इनको मिक्स करा जाता है पेट्रोल और डीजल के साथ ताकि पॉल्यूशन कम हो, ठीक है। खैर वो तो एक
नेक्स्ट टॉपिक मतलब कभी और बात करेंगे उसके बारे में, अभी यहाँ पर कंसर्न नहीं है, कन्फ्यूज हो जाओगे अगर इतना कुछ बताऊँगा मैं तो आप ये इतना समझ जाओ, शुगर केन की जब क्रशिंग होती है तो आउटपुट के तौर पे उसके शुगर केन के साथ जो गन्ने का जो जूस निकलता है उसके साथ कुछ और भी बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिसको शुगर मिल्स को एक लिबर्टी दी गई है दिसंबर 2008 से कि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ना, आप इनको फ्यूल की कंपनियों को, पेट्रोल वालों की कंपनियों को, डीजल की कंपनियों को आप इनको बेच दो और जितना प्रॉफिट आया आप रखो अपने पास, कोई बात नहीं। आपको मतलब सरकार ज़बरदस्ती नहीं करेगी कि ये बाय प्रोडक्ट जो है आपको हमें सप्लाई करने वगैरह। सरकार ने इनको ये भी बोल दिया है कि आप ये जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं आप इनको बेच के आराम से पैसा कमाओ। अब दो फ़ायदे हो गए दिसंबर 2008 से फार्मर्स के, क्या फ़ायदे, ये शुगर मिल्स के क्या फ़ायदे हो गए। एक तो गन्ने की जब ये शुगर केन की जब ये क्रशिंग होगी, ठीक है, इसमें एक तो शुगर प्रोड्यूस हो जाएगी, चीनी को मार्केट में बेचने के बाद कुछ पैसा मिल जाएगा शुगर मिल्स को। उसके अलावा अब ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं इसको भी अगर वो फ्यूल कंपनियों को, ऑयल कंपनियों को, पेट्रोल या डीजल कंपनियों को, जो भी है मतलब जहाँ पर भी ये सप्लाई होते होंगे बाय प्रोडक्ट्स, उनको बेच के भी पैसा मिल जाएगा। तो एक तरीके से डबल प्रॉफिट जो है वो ये जो ओनर्स हैं शुगर मिल्स के, इनको ये डबल प्रॉफिट मिलने लग जाएगा, तो उनकी थोड़ी सी अर्निंग जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि रिस्क और प्रॉफिट लास्ट ईयर कितना हुआ कि शुगर केन ग्रो करने की वजह से और चीनी मार्केट में बेचने की वजह से ओवरऑल जो देश में शुगर मिल्स का जो ट्रेंड चल रहा है वो पॉजिटिव साइड पे चल रहा है या फिर नेगेटिव साइड पे चल रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, शुगर मिल्स की हालात क्या हैं, क्या वो प्रॉफिट में चल रहे हैं, क्या वो लॉस में चल रहे हैं, शुगर का प्राइस कितना है कंज्यूमर्स के लिए, शुगर महंगी है इंटरनेशनल मार्केट में, शुगर सस्ती है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह जो भी मतलब फैक्टर्स होते होंगे, हमारा कंसर्न नहीं है इससे वैसे, ठीक है। तो इन सब फैक्टर्स को देखने के बाद सरकार अपने हिसाब से एक फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस, आप वर्ड देखो, फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस के एक अच्छा मार्जिन वाला प्राइस हम लोग एक फार्मर्स के लिए डिसाइड करते हैं। कौन से फार्मर्स? जो गन्ने की खेती कर रहे हैं, जो शुगर केन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है एफआरपी का कंसेप्ट। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है फार्मर्स को? सबसे बड़ा बेनिफिट तो देखो यही होता है, एफआरपी फार्मर्स को ये एश्योरेंस दिलवा देता है कि फार्मर्स को इतना मार्जिन तो मिलेगा ही मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि शुगर मिल्स जो हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यही है यार, शुगर मिल्स की ना जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत जो अरियर है ना, जो पेंडिंग जो अमाउंट उनको देना है फार्मर्स को, बहुत सारी शुगर मिल्स नहीं दे पाई हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ये मानना है कि एफआरपी जो अनाउंस करती है सरकार वो बहुत ज़्यादा करती है, हमारा इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता कि हम इतना प्रॉफिट में से अपने लिए भी बचा लें और उनको भी, फार्मर्स को भी पे कर दें। अब कोई शुगर मिल खुलकर बैठा हुआ है, ठीक है, अब उसके लिए कंपलसरी है शुगर केन को प्रोक्योर करना फार्मर से। अब कंपलसरी के साथ साथ एफआरपी भी देना पड़ेगा। कंपल्शन तो है ही कि शुगर केन को प्रोक्योर करना है, और कंपल्शन तो बंदे के ऊपर भी है जो शुगर मिल को चला रहा है, ठीक है। उसका काम तो सिर्फ यही है ना, चीनी को प्रोड्यूस करना। तो गन्ने ही नहीं आएंगे जब वहाँ पर, ठीक है, फार्मर्स रिवोल्ट कर दें या वो बोल दें कि ये शुगर मिल्स को हम गन्ने सप्लाई नहीं करेंगे, तो इससे इस पर्सन को भी लॉस है। ऊपर से उनको ये लगता है शुगर मिल्स को कि एफआरपी बहुत ज़्यादा है, और पास्ट 2-3 सालों में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे शुगर मिल्स ने जॉइंटली सरकार को कंप्लेंट भी करी है कि नहीं होता सर जी हमारा इतना प्रॉफिट, आप जितना एफआरपी डिक्लेयर कर देते हो हमारे अपने प्रॉफिट में से निकाल कर वो तो आप भूल ही जाओ, फार्मर्स को जो हमें देना है उतना भी हमारे पास क्या है, अर्निंग नहीं आ पा रही है, ठीक है। एफआरपी के अकॉर्डिंग जितना हमें फार्मर्स को पे करना है 11% 12%, उतनी भी अर्निंग नहीं आ पा रही है, हमारा प्रॉफिट तो आप छोड़ ही दो, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट, कभी कभार क्या होता है, कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर ना शुगर जो है चीनी की कमी हो जाती है, तो उस केस में कुछ स्टेट्स जो हैं, अब ये जो एफआरपी है ये तो नेशनल लेवल पे अनाउंस होता है कि देश में जितनी भी शुगर मिल्स हैं उनको इस एफआरपी के अकॉर्डिंग फार्मर्स को पे करना पड़ेगा। कुछ स्टेट्स लेकिन ऐसी होती हैं जहाँ पर चीनी जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद में पैदा नहीं होती है, लेकिन चीनी की ज़रूरत होती है, उस स्टेट में डिमांड होती है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट को कुछ तो ऐसा इंसेंटिव देना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा एक अट्रैक्टिव टूल फार्मर्स को देना पड़ेगा जिसमें फार्मर्स जो हैं वो
एक ऐसा रेट पा सकें जो एफआरपी से ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नेशनल लेवल की एजेंसियों के पास, नेशनल लेवल में जो शुगर मिल्स हैं, दूसरे स्टेट्स की जो शुगर मिल्स हैं, जो एफआरपी, देखो एफआरपी तो सारी शुगर मिल्स एक ही अनाउंस करेंगी, आप चाहे कहीं पर भी चले जाओ, क्योंकि ये नेशनल लेवल अनाउंसमेंट होती है। अब स्टेट्स को अगर ये वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं अपने फार्मर से कि जैसे सपोज करो मेरा एक फार्मर है वो यूपी का, ठीक है, और एमपी में, दो स्टेट्स मान लेते हैं यूपी और एमपी। यूपी में जो चीनी की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन शुगर की जो सप्लाई है वो बहुत कम हो गई है, मतलब चीनी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी क्वांटिटी में चीनी अवेलेबल नहीं है यूपी के अंदर। ठीक है, मान लेते हैं यूपी के अंदर चीनी की ज़रूरत बहुत है, लेकिन इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? यूपी के जितने फार्मर्स हैं, एग्जांपल के लिए मान लो, वो अपने सारे शुगर केन जो हैं, गन्ने हैं, वो एमपी में सप्लाई करते हैं। एमपी के शुगर मिल ओनर जो हैं वो उनको सप्लाई करते हैं। अब अगर यूपी की सरकार जो है वो उसको ये एक तरीके से एश्योर करना है कि जितने भी हमारे स्टेट के जो शुगर केन फार्मर्स हैं वो सारे के सारे जो शुगर केन हैं वो हमारे स्टेट में शुगर मिल ओनर्स को सप्लाई करें। मतलब जितने भी यूपी के जो शुगर मिल ओनर्स हैं, चीनी की जितनी फैक्ट्री और इंडस्ट्री हैं, यूपी के फार्मर्स बाहर ना जाएं अपने शुगर केन को लेकर, वो यूपी के ही शुगर मिल ओनर्स को चीनी दें। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या, आपको कुछ तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव कोई एक टूल देना पड़ेगा ना, तो उसी अट्रैक्टिव टूल को हम लोग कहते हैं स्टेट एडवाइस प्राइस। ठीक है, ये बहुत सारे स्टेट्स में अनाउंस करा जाता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, तमिलनाडु। ठीक है, इसलिए मैंने यूपी का एग्जांपल लिया था। तो इस स्टेट एडवाइस प्राइस में क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बस ये प्राइस ना हायर होता है एज़ कम्पेयर टू एफआरपी। ठीक है, जो ये सैप होता है स्टेट एडवाइस प्राइस, ये हायर होता है एज़ कम्पेयर टू फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ताकि आपके स्टेट में अगर आपकी स्टेट में अगर कोई शुगर केन फार्मर्स हैं तो वो उसी स्टेट के शुगर मिल ओनर्स को चीनी सप्लाई करें, क्योंकि हो सकता है आपके स्टेट में जो चीनी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतनी क्वांटिटी में चीनी आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको फार्मर को इस तरीके का कोई इंसेंटिव देना पड़े कि जिसमें आप उनको ये भरोसा दिला सको, हम आपको जो नेशनल लेवल का जो रेट है एफआरपी उससे ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करेंगे, तो उस केस में वो उस स्टेट का होता है स्टेट एडवाइस प्राइस। ये नेशनल लेवल का नहीं होता है, स्टेट टू पर डिपेंड करता है, और स्टेट टू स्टेट इसमें वेरिएशन भी होती है। जैसे एफआरपी मैंने आपको बताया कंट्री लेवल सेम होता है, जैसे सपोज करो एग्जांपल, एफआरपी जो है वो है 200 रुपये 1 kg का, मान लो ऐसा। ठीक है, कि 200 रुपये 200 रुपये हम आपको देंगे 1 kg शुगर केन पे, जब आप हमारे पास वो शुगर केन सप्लाई करोगे, ये बोलेगा एफआरपी का कंसेप्ट। स्टेट एडवाइस प्राइस हम लोग एग्जांपल के तौर पे अगर मान लें पंजाब को, तो ये जनरली ज़्यादा होना चाहिए एफआरपी से, मतलब 200 रुपये किलो से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस केस में पंजाब की जो सरकार है वो पंजाब के फार्मर्स को, शुगर केन फार्मर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बोल देगी कि आप हमारे अगर शुगर मिल्स में, हमारे स्टेट में जितनी भी शुगर मिल्स हैं उसमें अगर आप शुगर केन सप्लाई करते हो तो हम आपको 250 रुपये देंगे, या फिर 300 रुपये पर केजी शुगर केन पे हम आपको देंगे। ठीक है, तो ऐसे फार्मर अट्रैक्ट हो जाते हैं। एफआरपी अनाउंस कौन करता है, कौन फिक्स करता है इसके रेट? यूनियन गवर्नमेंट फिक्स करती है। किसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे? वही कमीशन जो एमएसपी 22 क्रॉप्स के लिए जो रिकमेंड करती है सरकार को, वही कमीशन रिकमेंड करती है सरकार को कि एफआरपी का रेट क्या होना चाहिए। तो वो उस कमीशन का नाम क्या है? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। उसके बाद कुछ और बात करते हैं एफआरपी के बारे में, इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि चीज़ प्रीलिम्स में सब में क्वेश्चन बन सकता है। एफआरपी का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे आया था? रंगराजन कमेटी। ठीक है, याद रखना, रंगराजन कमेटी ने ये बोला था कि शुगर केन इंडस्ट्री के लिए एमएसपी ना देकर हमें एफआरपी देना चाहिए। अब एफआरपी से फ़ायदा क्या होता है फार्मर्स को? देखो, ये माना जाता है चीनी को प्रोड्यूस करने में
70% 70% जो इनपुट कॉस्ट आती है ना, वो शुगर केन को ग्रो करने के लिए आती है। चीनी आएगी कहाँ से? शुगर केन से तो आएगी ना। गन्ना ही अगर ना हो तो चीनी कहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगी? ठीक है, अभी गन्ने को प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं? फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरी मेहनत वो कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ गन्ने को क्रश करके, ठीक है, उसको सुखाकर चीनी ही तो बनाना है। तो जो FRP का कॉन्सेप्ट है, फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस, वो ये कहता है, मतलब वो इस तरीके से अनाउंस करा जाता है सरकार के द्वारा कि 70% जो टोटल टर्नओवर है ना कंपनी का शुगर को प्रोड्यूस करने में, लगभग 70% प्रॉफिट मिल जाता है फार्मर्स को। सोचो ज़रा, मतलब FRP का ये जो जितने भी रेट है, चाहे वो 11% हो, 12% हो, वो करके, तो कंपनी का जो टर्नओवर है ना, 70% जो टर्नओवर है वो फार्मर के पास पहुंच जाता है। इस तरीके से इतना ज़्यादा होता है FRP का रेट फार्मर्स के। अगर हम लोग MSP के कंपैरिजन में अगर इसको देखें, ठीक है, MSP के कंपैरिजन में अगर हम लोग FRP को देखें, तो इसमें FRP में कम से कम टोटल शुगर का जो टर्नओवर होता है, चीनी की कंपनी का जो टर्नओवर होता है, उसका कम से कम 70% प्रॉफिट जो है वो फार्मर के पास पहुंचता है, और कभी कभार 75% भी। ठीक है, ये वैसे भूल जाओ, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात ये है जो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था 25 क्रॉप्स के लिए MSP होता है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि शुगर केन के लिए भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? देखो, फार्मर्स को, जो शुगर केन फार्मर्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको तब तो FRP का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा जब मार्केट में चीनी के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ना, क्योंकि जितने ज़्यादा चीनी के दाम हैं तो उनको प्रॉफिट भी तो उतना ज़्यादा मिलेगा ना। तो सरकार फिर उतना ही ज़्यादा वो अनाउंस करेगी FRP, और शुगर मिल्स को फिर उतना ज़्यादा उनको पे करना पड़ेगा। तो चीनी के दाम अगर मार्केट में उठेंगे, व्हेन शुगर प्राइसेस आर हाई इन द मार्केट, फार्मर्स विल गेट मोर पे, उनको और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन तब क्या होगा अगर चीनी के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो गए? ठीक है, हद से ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गई शुगर की। ठीक है, और एक तरीके से मार्केट में मान लो अब एक बूम आ गया, एक ग्लट पैदा हो गया जिसमें ओवर प्रोडक्शन हो गई शुगर की। तो जब बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है किसी चीज़ की, तो उसके प्राइसेस को तो फॉलो होना पड़ता है। अब फार्मर का क्या होगा? ठीक है, तो FRP के मेथड में एक एक्सेप्शन क्लॉज दिया रखा है। ठीक है, एक एक्सेप्शन क्लॉज दे रखा है जिसमें ये बोला गया है शुगर कंपनीज को, शुगर मिल्स को, कि यू हैव टू पे द फार्मर द MSP फॉर द शुगर व्हेन द शुगर एंड हेंस शुगर केन प्राइसेस लो। जब चीनी के रेट बहुत ही ज़्यादा कम चल रहे हों और गन्ने की प्रोडक्शन को, मतलब गन्ने की जब प्रोडक्शन हो उसके भी रेट जब बहुत ज़्यादा कम हो, मतलब फार्मर्स को इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आई है गन्ने को प्रोड्यूस करने में, मतलब कुल मिलाकर तो देखो यही है, जब शुगर के प्राइसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा कम चल रहे हों और फार्मर एक लॉस की सिचुएशन में जा रहे हों, एक नेगेटिव साइकिल में जा रहे हों वो, तब ऐसे केस में जो शुगर मिल्स जो हैं, जो शुगर कंपनियां हैं जो चीनी को प्रोड्यूस करती हैं, वो MSP अनाउंस करेगी, उनको MSP देना पड़ेगा शुगर के लिए। ठीक है, अभी MSP एक्सेप्शन क्लॉज के लिए शुगर के लिए भी रिजर्व करके रखा जाता है, शुगर केन के लिए भी। ठीक है, वो क्या है, कितना है, वो हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन आप इतना समझ जाओ, जब बात होती है ना कि शुगर केन के कंटेक्स्ट में MSP दिया जाता है कि FRP दिया जाता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए FRP। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर अगर स्टेटमेंट ये वाली आ जाए कि शुगर केन के कॉन्टेक्स्ट में अपार्ट फ्रॉम FRP इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस MSP कैन ऑल्सो बी अनाउंस फॉर शुगर और शुगर केन, तो वो स्टेटमेंट को गलत मार्क करके मत आ जाना, वो बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है शुगर कंपनीज हैव टू पे द MSP फॉर द शुगर, जब चीनी के दाम और गन्ने को उगाने के दाम जो हैं वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम चल रहे हों, तो आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो देनी चाहिए। अब यहाँ पर आप एक लॉजिक अप्लाई करो, FRP हमेशा ज़्यादा होता है MSP से, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव जो प्राइस होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है और MSP हमेशा कम होता है। ठीक है, इसी प्राइस के अकॉर्डिंग तो हमने फार्मर्स को मोटिवेट करा था ना, इंसेंटिव दिया था कि वो शुगर केन को की खेती करें, शुगर को ग्रो करें। लेकिन जब FRP से उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और फ़ायदा क्यों नहीं मिलेगा? जब शुगर के प्राइसेस जो मार्केट में हैं, शुगर के जो प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ऐसे केस में कोई बात नहीं, कुछ तो कम से कम फार्मर्स को मिले। तो जो
कुछ मिलने वाली बात है ना कि मिनिमम मिनिमम इतना तो मिल ही जाए, तो एमएसपी तो मिल ही जाना चाहिए। ये भी शुगर कंपनीज के ऊपर कंपल्शन है। अब इसी केस में जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये महाराष्ट्र वगैरह के जो फार्मर्स, ये जो शुगर मिल कंपनियां हैं, वो एक तरीके से एफआरपी के ऊपर क्वेश्चन रेस करने लगे हैं कि वैसे ही प्रॉफिट हमें नहीं होता है, इतने सारे जो पुराने पैसे हैं वो हमें फार्मर्स को अभी देने हैं अंडर एफआरपी, हमारा प्रॉफिट हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, एफआरपी आप इतना ज़्यादा अनाउंस कर रहे हो कि ऑलमोस्ट हमारा 70% जो चीनी को बेचने के बाद जो टर्नओवर होता है वो फार्मर्स के पास चले जाता है। ठीक है, अब ये तो कोई अच्छी सिचुएशन, जब चीनी के प्राइसेस ज़्यादा चल रहे हैं तो इतना हमें फार्मर्स को देना है। ऊपर से आप हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन ये भी लगा रहे हो कि जब हम एफआरपी के रेट पे चीनी को नहीं दे पाएँ तो एमएसपी के रेट पे तो देना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, जो प्रॉफिट है फार्मर्स को, शुगर केन ग्रोअर्स को, जब एफआरपी पे हम उनको प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं तो एमएसपी पे तो देना ही पड़ेगा। तो हम तो हर जगह से फंस गए ना। ठीक है, मतलब जो शुगर मिल जो ओनर्स हैं वो तो ये बोलते हैं आपने तो हमें हर जगह से फंसा दिया। इस तरफ आपने हमें एफआरपी में फंसा दिया, जब रेट हैं शुगर के वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, और रेट अगर कम भी चल रहे हैं तो आपने हमारे ऊपर एमएसपी में हमें साइड से फंसा दिया। ठीक है, तो अब एक तरीके से वो ये कहते हैं कि हम एक डेब्ट ट्रैप में फंस गए हैं। हमारा कर्जा जो है, जो हमें फार्मर्स को जो देना है बाकी के पैसे, और उसके अलावा हमारा और भी खर्चा होता है मिल्स को चलाने का, वहाँ पे वर्करों की सैलरी वगैरह, तो हमें बहुत लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से ये जो एफआरपी का अमाउंट है इसको थोड़ा कम करो या उसको रिवाइज़ करो, कोई एक नई पॉलिसी लेकर आओ, ऐसा शुगर मिल ओनर्स का बोलना है पिछले 2-3 सालों से। तो इस तरीके से हमने एफआरपी के कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करा, और उसी के साथ हमने ये भी देखा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस बॉडी का बार बार नाम आ रहा था कि एमएसपी और एफआरपी को रिकमेंड करती है सरकार को कि क्या प्राइसेस होने चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस। तो इस बॉडी के बारे में 2 बातें हैं बस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर, जो ये मिनिस्ट्री है उसके साथ एक ये अटैच्ड ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जनवरी 1965 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था, ये एग्जिस्टेंस में आया था। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, जिसकी रिकमेंडेशंस जो हैं सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, एक एडवाइजरी बॉडी है, जो भी रिकमेंडेशन देगी ऐसा नहीं कि सरकार को इसे माननी है। एग्जांपल जैसे 22 क्रॉप्स के लिए इसने बोला था कि एमएसपी आप डिक्लेयर करो। ठीक है, तो सरकार ने 22 क्रॉप्स के ऊपर तो कर ही दिया था, लेकिन 3 क्रॉप्स और जोड़ दिए थे। टोटल सरकार ने अपनी तरफ से टोटल क्रॉप्स के ऊपर, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के ऊपर जो सरकार एमएसपी देती है वो है 25। ठीक है, तो इसकी रिकमेंडेशन जो है सरकार उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 का फ़र्क करके चेंजेस कर सकती है, या एज इट इज़ भी मान सकती है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, इसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं होते गवर्नमेंट के ऊपर, याद रखना। अब एमएसपी के अंदर जब हम लोग ये जो क्रॉप्स को डिस्कस कर रहे थे 25 क्रॉप्स को, ठीक है, तो एक एक क्रॉप का हम लोग नाम ले रहे थे, और मैंने आपको बताया था इसकी एक रेलेवेंस है। रेलेवेंस क्या है, 2018 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जिसमें 7 ऑप्शंस थे, और उसमें क्वेश्चन ये था कि एमएसपी जो है वो इनमें से कौन से क्रॉप्स के लिए दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ऐसा कुछ करके था वो। ठीक है, तो उसमें ना एक जो क्रॉप दे रखा था वो दे रखा था कॉफ़ी। ठीक है, मतलब 7 क्रॉप्स दे रखे थे और बोला गया था कि इनमें से कौन से क्रॉप्स के लिए एमएसपी दिया जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन था कॉफ़ी। अब इतना कुछ कंटेंट होता है यार याद करने के लिए, हज़ार पेज की लक्ष्मीकांत की बुक है। ठीक है, अब यूपीएससी हमसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम ये 25 क्रॉप के नाम याद रखें। ठीक है, ज्योग्राफी की बुक में तक नहीं दे रखे होते हैं। अब ये तो लेटेस्ट चीज़ है, अब जैसे 22 हैं, अभी 25 हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों को भी पढ़ के जाएँ। और क्या गारंटी है क्रॉप्स के अगर नाम याद करके देख कर भी जाएंगे तो याद आ जाएंगे एग्जाम में। कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें अप्लाई करना था, अगर उस टाइम पे किसी ने बेसिक्स अप्लाई कर दिए होते आराम से उसका वो क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, और प्रीलिम्स का जनरली 90% पेपर ऐसे ही होता है, थोड़ी बहुत चीज़ आप पढ़ कर जाओ, उधर बैठ के लॉजिकली सोचो, ऑप्शन आपको फंसाने की कोशिश भी करेंगे ना, आप कॉन्फिडेंटली उनसे बाहर निकल जाओगे। कॉन्फिडेंस हम लोग अपना लूज़ कर देते हैं क्योंकि हम लोग बड़े सारे ना मेंटल ब्लॉक्स बना लेते हैं अपने दिमाग में, मुझसे नहीं होगा भाई, मैंने नहीं सुना, अरे यार बाप रे क्या क्वेश्चन आ गया, अरे सब बकवास बातें हैं, कुछ भी नहीं होता ऐसा। 90% जो पेपर आता है वो बहुत ऐसे ही आता है कि अगर आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको है ना, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत प्यार से कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व। तो खैर हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। एमएसपी किसके लिए दिया जाता है?
एमएसपी ऐसे क्रॉप्स के लिए दिया जाता है जिसमें फार्मर्स को मिनिमम प्राइस इतना तो मिल जाए, ये तो चलो चीज़ ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है एमएसपी का? दो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका फ़ायदा होना चाहिए, एक साइड फार्मर्स, एक साइड सरकार मतलब गवर्नमेंट। फार्मर्स का कैसे फ़ायदा होगा, एक मिनट इसको हम इरेज कर देते हैं। हाँ, ये फार्मर्स और ये है गवर्नमेंट। फार्मर्स को क्या फ़ायदा होगा? ओवर प्रोडक्शन अगर क्रॉप्स की हुई और मार्केट में अगर रेट कम से कम है तो मिनिमम एक अमाउंट तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिल ही जाएगा। अगर वो सरकार के पास अपने फसल को लेकर जाते हैं तो मिनिमम इतना अमाउंट तो इनको मिल ही जाएगा। तो ये तो फ़ायदा हो गया फार्मर्स का, ठीक है। सरकार का क्या फ़ायदा है इसमें, ठीक है। सरकार का फ़ायदा ये है कि ये जो क्रॉप्स होती हैं 25 क्रॉप्स जो डिसाइड कर रखी हैं सरकार ने, ये 25 क्रॉप्स, इनको प्रोक्योर करने की वजह से, जिसमें आप देखो बड़ी सारी ये फूड क्रॉप्स हैं, जैसे ये आप 20 को देख लो तो ये 20 फूड क्रॉप्स हैं, इनको प्रोक्योर करने की वजह से। और सरकार ने, मैंने आपको बताया था, कई सारी क्रॉप्स पे तो लिमिटेशन भी नहीं लगा रखी है, जितना मर्जी आप लेकर आओ हम लोग प्रोक्योर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सरकार हमेशा अपने पास एक बफर स्टॉक मेंटेन करके रखती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक बफर स्टॉक सरकार के द्वारा मेंटेन करके रखा जाता है। क्यों? कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, कोई एक आपदा आ गई, कोई पेंडेमिक सिचुएशन हो गई, देश में अगर फूड क्राइसिस हो गया, तो सरकार के पास इतना अनाज तो होना ही चाहिए ना। और मैंने आपको बताया भी था इसका कॉन्सेप्ट कि सरकार को बड़ी सारी अपनी राशन शॉप्स चलानी होती है, स्कीम्स चलानी होती है, मिड डे मील स्कीम वगैरह, जिसमें सरकार को ज़्यादा क्वांटिटी में अनाज प्रोवाइड कराना होता है। लेकिन कभी कभार वो जो अनाज होता है उसके रेट बहुत ही ज़्यादा या तो कम होते हैं, ठीक है, 2 रुपये 3 रुपये वगैरह, या इवन कभी कभार तो बहुत सारी स्कीम्स के अंदर फ्री में भी देना होता है सरकार को। अब मिड डे मील स्कीम के अंदर बच्चों से पैसे थोड़ी ना लेगी सरकार के, आप 1 रुपये 2 रुपये दोगे तभी हम आपको खाना और दूध देंगे, ऐसा नहीं होता। और राशन शॉप्स पे भी 2 रुपये में देखो 30-30 किलो चावल, 20-20 किलो चावल, वीट, आटा वगैरह, ये सब 2-2 3-3 रुपये में मिलता है। तो एक बात तो साफ़ है, बहुत सारे करोड़ों लोगों को सरकार को बहुत ही कम रेट पे लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी के साथ अनाज सप्लाई करना पड़ता है। तो सरकार का क्या फ़ायदा हो जाता है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एक तो बफर स्टॉक मेंटेन करने को मिल जाता है, ठीक है, बफर स्टॉक, और फार्मर्स को मिल जाता है अपना प्रॉफिट। बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी को प्रोक्योर करके सरकार करेगी क्या? उसमें ये दे रखा था कि कॉफ़ी जो है, एक ऑप्शन दे रखा था कि इनमें से कौन से क्रॉप्स जो हैं, कौन से एग्रीकल्चर कमोडिटी वो एमएसपी के अंदर आता है। अगर आप बाकी कई सारे नेम उसमें टफ भी थे, चलो ये भी मान लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे नेम जनरली टफ थे, मतलब नहीं पता था कहीं होगा, मतलब अगर देखा होता, मैंने भी देखा होता तो 3-4 के नाम तो मतलब मैं भी नहीं उस टाइम पे बता सकता था। लेकिन एक एक ऑप्शन को ध्यान से अगर देखो कि 7 ऑप्शन का पहली बार, ठीक है, प्रीलिम्स में यूपीएससी ने कोई 7 ऑप्शन का एक क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। बड़ा इतना जितना जो वो क्वेश्चन होता है वो उतना ईजी होता है, घबराने के लिए, आपके अंदर एक एंग्जाइटी पैदा करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि आप जब अनफोर्सिन सिचुएशन जब आपके सामने आएगी और आप किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, आप डीएसपी हो, तो क्या आप अपना जो पेशेंस है वो खोदोगे कि नहीं खोदोगे। हर एक लेवल पे चेक होता है यूपीएससी में, हर एक चीज़, हर एक क्वालिटी चेक होती है, ठीक है। ऐसी थोड़ी ना हर कोई समाज के उस ऊंची पोजीशन पे जाकर बैठ जाता है। जितनी ऊंची पोजीशन पे आप जाकर बैठते हो उतनी ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इन सारी लॉजिक को अप्लाई करते हुए आप खुद सोचो, कॉफ़ी क्यों प्रोक्योर करेगी सरकार, क्यों बफर स्टॉक सरकार को मेंटेन करना है कॉफ़ी का। जब फूड क्राइसिस की सिचुएशन आएगी तो देश में खाने के लिए अनाज होना चाहिए या पिलाने के लिए कॉफ़ी होनी चाहिए, है ना। और कॉफ़ी देश के हर एक रीजन में ग्रो भी नहीं होती है, उसके लिए एक स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन, स्पेशल सॉइल्स वगैरह चाहिए होती हैं। तो कॉफ़ी तो सरकार नहीं प्रोक्योर कर सकती। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने उस पेपर में कॉफ़ी को एलिमिनेट कर दिया होता तो 4 ऑप्शन थे, ठीक है, उनमें से 3 ऑप्शंस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए होते और राइट ऑप्शन की तरफ आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं, सिर्फ कॉफ़ी को एलिमिनेट करने की वजह से। पढ़कर हमने कुछ पढ़ा, हमने क्या देखा कॉफ़ी के बारे में। अभी यहाँ पर भी कई कॉफ़ी या अगर जो भी ऑप्शन वहाँ पर दे रखे थे, टर्मरिक दे रखा था, हाँ टर्मरिक भी दे रखा था शायद से, कॉफ़ी दे रखा था, ठीक है, नहीं है हमें याद, मान लो नहीं पढ़ा इसको, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ एमएसपी का कंसेप्ट अगर जानते हो ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नहीं भी पढ़ा हो एमएसपी के बारे में, तो देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो फार्मर्स को मिल ही जाएगा। और अगर इतना जानते हो कि सरकार जब प्रोक्योर करती है फूड ग्रेन्स तो सरकार का एम होता है बफर स्टॉक को मेंटेन करके रखना,
फूड क्राइसिस के लिए या वेरियस स्कीम्स के लिए। अब राशन शॉप्स पे सरकार अनाज सप्लाई करेगी या कॉफ़ी के नेस्कैफ़े के और इसके पाउचेस बांटेगी सरकार, ठीक है। और जब भुखमरी होगी देश के अंदर तो दाल चावल खिलाए जाएंगे सरकार के द्वारा या कॉफ़ी पिलाई जाएगी, कैपेचिनो और नेस्कैफ़े और फ़िल्टर कॉफ़ी, ठीक है। तो खुद सोच के देखो, मतलब फ़नी बात है लेकिन खुद सोच के देखो कि कॉफ़ी को सरकार एमएसपी के अंदर तो प्रोक्योर नहीं कर सकती, तो अगर आपने उसको एलिमिनेट कर दिया होता राइट आंसर आ गया होता, ठीक है। तो चीज़ें आप देखो काफ़ी सिंपल होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाले हम खुद उनको होते हैं, ठीक है। और फिर हम ब्लेम लगाते हैं यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल कमीशन है, ऐसी है, फलाना डिगमा है। ये सब मार्केट की बातें हैं। इंस्टीट्यूशंस को अपना प्रॉफिट कमाने के लिए 10 तरह की बातें सूझती हैं, तो आपका वो ब्रेन वॉश करते रहते हैं। अपने ऊपर अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखा करो, किसी के बहकावे में मत आया करो, ठीक है। मैं भी अगर कुछ बता रहा हूँ, मुझसे भी अगर कुछ गलती हो जाती है, अगर पढ़ाने में बहुत बार बोल देता हूँ गलत हो सकता है, ठीक है, तो क्रॉस चेक एक बारी खुद से कर लिया करो। लेकिन पूरी कोशिश मेरी लेक्चर में ये रहती है कि आपको क्रॉस चेक ना करना पड़े, इसलिए मैं ये जो जहाँ से भी पढ़ता हूँ ना, ये जो चीज़ें जो साइट्स पढ़ता हूँ अलग अलग, जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ता हूँ, जो करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ता हूँ, वो सामने आके आपके ला के रख देता हूँ मैं, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े फालतू में इंटरनेट पे जाकर वो करके। इसलिए मैं आपको जो गूगल के जो मीनिंग्स होते हैं, जो टर्म्स होती हैं, वो भी दिखा देता हूँ वहाँ पर, कि आपकी पूरी मेहनत रुक जाए एक तरीके से, मेरी भी रिविज़न हो जाती है इस चक्कर में, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करा एमएसपी के बारे में और एफआरपी के बारे में। अब जब हमने बात कर ली है एमएसपी के बारे में और हमने ये भी जान लिया है नोशनल एवरेज यील्ड का कंसेप्ट क्या कहता है, तो ये जो टर्म है नोशनल एवरेज यील्ड, नोशनल वैल्यू ऑफ एवरेज यील्ड, ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? सिंपल, नोशनल एवरेज यील्ड को आप एमएसपी से मल्टीप्लाई कर दो तो जो एक वैल्यू निकल कर आएगी, इसी वैल्यू के बेसिस पे स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज जो गवर्नमेंट है वो इंश्योरेंस का सम डिसाइड करेंगी, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है डिस्ट्रिक्ट एवरेज वैल्यू ऑफ नोशनल एवरेज यील्ड एमएसपी के रेट पे, तो नोशनल एवरेज यील्ड मल्टीप्लाइड बाय एमएसपी हमें क्या देगा? हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल वैल्यू ऑफ नोशनल एवरेज यील्ड देगा एमएसपी के रेट पे। अब ये निकलती कैसे है, इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, ये सब जानने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेक्निकलिटीज़ में हमें नहीं जाना है, दे रखा था इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। अब ऐसा भी नहीं है कि एक पॉइंट को उठाकर यूपीएससी जो है इतना डिटेल में क्वेश्चन बना देगा कि बताओ कैलकुलेट कैसे होती है, ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे वो हम ये कर रहे थे स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज़ के पास इंश्योरेंस जो अमाउंट है, जो इंश्योरेंस सम है, मतलब मनी है, जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की साइड से, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास दो चॉइसेस है, हमने डिस्कस करा था। या तो स्केल ऑफ फाइनेंस, एक प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर क्रॉप को उगाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा बियर करना पड़ा है, या दूसरा हमने कॉन्सेप्ट देखा डिस्ट्रिक्ट एवरेज वैल्यू ऑफ नोशनल एवरेज यील्ड एमएसपी के रेट पे। अब एमएसपी जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होता है, बताओ कितने क्रॉप्स पे? अभी हमने देखा 25 क्रॉप्स पे एप्लीकेबल होता है, और फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस एप्लीकेबल होता है शुगर केन पे। तो अगर फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस और एमएसपी को अगर आप जोड़ दो तो 26 एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ पर एमएसपी और एफआरपी एप्लीकेबल होता है। लेकिन क्या देश में इतने ही क्रॉप्स होते हैं? फार्मर्स क्या सारे के सारे जो इंडिया के अंदर फार्मर्स हैं वो क्या सिर्फ वही क्रॉप्स उगाते हैं जो एमएसपी के अंदर आते हैं, या फिर फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस के अंदर जो शुगर केन आता है, कि यही 26 क्रॉप्स उगाए जाते हैं इंडिया के फार्मर्स के द्वारा? आंसर है नहीं। कितने? हज़ारों तरह के क्रॉप्स होते हैं, हज़ारों तरह की एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होती हैं जो फार्मर्स के द्वारा उगाई जाती हैं। अब इंश्योरेंस अमाउंट अगर उन क्रॉप्स पे डिसाइड हमें करना है तो फिर कैसे करेंगे? मतलब हम लोग उस क्रॉप्स की बात कर रहे हैं जिस पे एमएसपी डिक्लेयर नहीं करा गया। एमएसपी जिस पे डिक्लेयर करा गया तो वो निकल जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट एवरेज वैल्यू नोशनल यील्ड को मल्टीप्लाई करके एमएसपी से, या फिर स्केल ऑफ फाइनेंस को देखते हुए जो क्रॉप्स एमएसपी के रेट पे आते हैं उनके लिए ये दो प्रोसेस फॉलो हो सकते हैं। लेकिन उन क्रॉप्स का क्या? मतलब इन 26 क्रॉप्स के अलावा जिसमें एमएसपी के 25 क्रॉप्स थे प्लस फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस का एक क्रॉप था शुगर केन, मतलब गन्ना। तो इन 26 क्रॉप्स के अलावा जो और भी कोई क्रॉप है,
अगर फार्मिंग कम्युनिटी अगर उन क्रॉप्स को ग्रो कर रही है, जैसे कॉफ़ी ले लेते हैं, कॉफ़ी ना तो एमएसपी के अंदर आता है, ना ही वो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस का क्रॉप है। अब अगर कोई कॉफ़ी ग्रोअर है तो वो कैसे अपने आप को एश्योर करे वो फार्मर कि मैं भी अपने आप को एनरोल करवा सकता हूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, और अगर मेरी फसल का नुकसान होता है तो इस स्टेट से मेरे को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट मिलेगा। तो उसका आंसर है ऐसे क्रॉप्स जो एमएसपी के अंदर डिक्लेयर नहीं करे गए हैं तो उनके लिए फार्म गेट प्राइस को कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, फार्म गेट प्राइस को कंसिडर करा जाएगा ऐसे क्रॉप्स के लिए जिसके लिए एमएसपी डिक्लेयर नहीं हुआ है। फार्म गेट प्राइस को समझने से पहले एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। ये जो फार्म गेट प्राइस होता है ये भी एक नोशनल कंसेप्ट है, मतलब ये स्पेकुलेटिव है। सरकार अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाती है, एक एवरेज निकालती है कि फार्म गेट प्राइस अलग अलग सरकारों के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो हर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती हैं वो अपना अपना फार्म गेट प्राइस डिसाइड करती है। फार्म गेट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें सरकार अपने हिसाब से एक अंदाज़ा लगाती है कि फार्म गेट पे पहुंचने के बाद एक एग्रीकल्चरल कमोडिटी का प्राइस कितना बनता है। उस हिसाब से हम फार्मर को इंश्योर्ड सम देंगे, क्योंकि ये वो प्राइस है उन क्रॉप्स के लिए जो एमएसपी के अंदर कवर्ड नहीं है। ठीक है, भूल जाओ टेक्निकलिटीज़, मैं आपको आराम से समझाता हूँ कि फार्म गेट प्राइस का कंसेप्ट क्या होता है। सपोज़ करो एक फार्मर के पास एक एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे वो काउस की रेयरिंग करता है। एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस चलता है एक फार्मर का जिसमें काउस ने एक फार्म लैंड पे लगभग मान लो 50 काउस रख रखी हैं, और वो काउस जो है वो मिल्क देती हैं और इसी मिल्क को बेचकर फार्मर को अर्निंग मिलती है। इतना समझ गए? अब क्योंकि इतने बड़े स्केल पे 50 काऊ कम तो नहीं होती हैं, ठीक है, 50 गाय कम तो नहीं है, 50 एक नंबर काफ़ी बड़ा नंबर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने बड़े लेवल पे मिल्क की प्रोडक्शन होती होगी। अब ये एक फार्म लैंड है, 50 काउस को रखने के लिए आपको एक काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए। तो आप उन काउस को रखोगे, एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस होएगी, उन काउस की एनिमल रेयरिंग करी जाएगी, उनको अच्छे से रखा जाएगा, शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे। फिर इतना ज़्यादा अमाउंट में जो मिल्क प्रोड्यूस करा जाएगा उसके लिए फार्म पे कुछ स्टोरेज फैसिलिटी भी तो बनाई जाएगी ना। ऐसा तो नहीं होगा काउस ने इमीडिएटली जैसे ही मिल्क दिया 50 गाय का जो दूध है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, जो इतने हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स का जो मिल्क होगा, कि अर्बन एरिया से एक ट्रक आएगा और फटाफट वो दरवाज़ा भी खड़ा रहेगा कि गाय कब दूध देती है और हम लोग दूध को लोड करके वापस शहर की तरफ लौट जाएं। ऐसा तो नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या है, मेरे समझाने का आपको पर्पस ये है, मिल्क इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो फार्म लैंड का साइज़ बड़ा होता है जहाँ पर मिल्क स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी रखी जाती हैं। ठीक है, मिल्क स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी बनाई जाती हैं उस फार्मर के द्वारा, क्योंकि हो सकता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो वो ट्रक है वो लेट हो जाए या फिर वो टाइम से आ ना पाए। तो ऐसे फार्म लैंड्स पे क्या होता है कि कभी कभार मिल्क को प्रोसेस करके फार्मर जो है उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरीके के बॉटल्स में या फिर पैकेट्स में, जैसे मदर डेयरी या फिर जो अमूल के पैकेट्स होते हैं उसमें जो फार्मर्स होते हैं ऐसे बड़े बड़े फार्म्स में, जब वो काउस को रखते हैं, उनकी एनिमल रेयरिंग करते हैं, तो वो खुद पैकेजिंग करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स की, लाइक मिल्क। ठीक है, तो अब ये जो मिल्क प्रोड्यूस होगा इतना ज़्यादा क्वांटिटी में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इतनी लार्ज क्वांटिटी का मिल्क को स्टोर करके रखने की ज़िम्मेदारी, उसको प्रोसेसिंग करने की ज़िम्मेदारी और उसकी पैकेजिंग करने की ज़िम्मेदारी ये फार्मर के ऊपर ही होती है। अब ये मिल्क ऐसे इस तरीके के कैंस में या फिर पैकेट्स में रेडी हो जाएगा रखने के लिए। ठीक है, अब ये मिल्क शहर जाने के लिए रेडी है। एक ट्रक आएगा मदर डेयरी या अमूल का, वो इस दूध को जो फार्मर ने डब्बों में या पैकेट में स्टोर करके रख दिया है, कहीं पे भी, मतलब कोल्ड स्टोरेज फर्म्स होंगे फार्मर्स के पास या कोई बड़ी रेफ्रिजरेटर्स होंगे जहाँ पर दूध ख़राब ना हो, कुछ प्रिजर्वेटिव्स वाले जो गैसेस पास होंगी उस कमरे में हो सकता है वो रख दें, कहीं पर भी रखा हो, हमारा कंसर्न उससे नहीं है। दूध अब शहर जाने के लिए रेडी है। लेकिन ध्यान से सुनो, होता क्या है, फार्म गेट को क्रॉस करने के बाद ही, मतलब अंदर तो काउस थी, जो मिल्क पैकेट्स जो थे या जो पैकेट्स थे या जो बॉटल्स थी
उनकी प्रोसेसिंग कर ली गई फार्मर्स के द्वारा। अब यहाँ पे सिर्फ अर्बन एरिया से, शहर से जो ट्रक आने वाला है उसका वेट हो रहा है। जब तक ये जो मिल्क है फार्म के अंदर रहेगा ना, जब तक ये गेट के बाहर क्रॉस नहीं कर रहा है, तब तक इसका प्राइस काफ़ी कम होता है। क्यों कम होता है? देखो, हमारा इंडिया जो है ना, ये चलो ये एग्जांपल भी अच्छा लिया हमने। हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। दूध का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, मिल्क की प्रोडक्शन होती है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में होती है। लेकिन आप दूध के रेट देखो, मदर डेयरी वगैरह जो फुल क्रीम दूध होते हैं, लगभग 50 रुपये पर लीटर एक थैली का दाम होता है। दूध जब इतना ही ओवर प्रोड्यूस होता है, और कहीं स्टेट्स में तो क्या होता है कि दूध ऐसी सड़कों पे फेंक दिया जाता है, इतना ज़्यादा ओवरली प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये मतलब फंडा क्या है कि इतना ज़्यादा जब मिल्क प्रोड्यूस होता है तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता होना चाहिए, चीपेस्ट मिल्क होना चाहिए फिर तो वर्ल्ड में, हमारी कंट्री में। लेकिन इतना महंगा दूध है। क्या होता है, फार्म गेट पर जब भी कोई प्रोडक्ट होता है, बात सिर्फ मिल्क की नहीं है, तब वो सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू जब वो फार्म गेट को क्रॉस कर जाता है। बाहर जब फार्म गेट को, ये दरवाज़ा जब खुलेगा, ट्रक एंट्री करेगा, सामान को लोड करेगा और वापस आने की जब वो तैयारी करेगा, तो बहुत सारी वैल्यूज़ जुड़ जाएंगी। वैल्यूज़ कैसे जुड़ जाएंगी? जैसे लार्ज स्केल पे जो ये ट्रक फार्म लैंड से दूध लेकर निकला, तो ये जो ट्रक है इसके ऊपर एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इसको बेयर करने पड़ेंगे। रास्ते में फिर मदर डेयरी की फैक्ट्री या फिर जो अमूल का प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पर ये जो ट्रक है जो विलेज एरिया से मिल्क लेकर आया है, ये इसे इन फैक्ट्रीज़ में सप्लाई करेगा। फैक्ट्री वालों को इसे कुछ पैसा देना पड़ेगा। उसके ऊपर से मदर डेयरी और अमूल की फैक्ट्री में कुछ अदर वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो मिल्क को कुछ कोल्ड स्टोरेज हाउसेस में रखने का काम करेंगे। अर्बन एरियाज़ में जो ट्रक ड्राइवर्स होंगे वो अलग होंगे, ठीक है, जो शहर में जाकर, जैसे हम लोग वेरियस डेयरीज से आसपास जो हमारे घर के होती है, मदर डेयरी, अमूल की जो डेयरी होती है, वहाँ से हम लोग दूध लेकर आते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा ट्रक्स आते हैं बड़े बड़े, जो क्रेन्स रख कर जाते हैं इस तरीके की, जहाँ पर मिल्क होता है, ठीक है। तो उन मदर डेयरी आउटलेट से हम लोग मिल्क परचेज़ करते हैं। तो इतना ज़्यादा ये जो एक चेन है आपको दिख रही है इतनी लंबी, कि पहले विलेज एरिया से अर्बन एरियाज़ में आया, अर्बन एरिया से भी हमारे घर तक पहुंचने में एक कॉस्ट हर एक अमाउंट पे ऐड हो रही है ना। फिर चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो, वर्कर्स की फिर चाहे वो सैलरी हो, फैक्ट्रीज़ को मेंटेन करने का चार्ज हो, हर एक स्टेज पे किसी न किसी तरीके का जो पैसा है वो ऐड होता जा रहा है। इसलिए फार्म गेट पर जो चीज़ जितनी सस्ती होती है, मार्केट में इंट्रोड्यूस होने के बाद उस चीज़ के दाम 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि अलग अलग स्टेजेस से गुजरने के बाद उस प्रोडक्ट में कितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन करी गई है, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स को कितना ज़्यादा अमाउंट बियर करना पड़ा है, ठीक है, कॉस्ट कितनी इनकर करनी पड़ी है। जैसे हमने देखा मिल्क यहाँ पर जब फार्म हाउसेज में था, ट्रक जब तक एंटर नहीं हुआ था तब तक कोई खर्चा ही नहीं था। खर्चा सिर्फ कितना था, काउस को मेंटेन करने का खर्चा, ठीक है, फार्म लैंड अगर इतना बड़ा है तो काउस को खिलाने के लिए सामान तो बहुत सारा है, ठीक है, और मिल्क प्रोड्यूस हुआ एक तरीके से, पैकेजिंग करने के लिए जो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं उन्होंने आपको खुद मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया था। तो एक तरीके से फार्मर्स को तो यहाँ पर ज़्यादातर एक प्रॉफिट वाली सिचुएशन ही हमें ऐसी नज़र आती है, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए घाटा होता है। क्यों? फार्म गेट पे हम मिल्क लेने नहीं जाते हैं, हम मिल्क अपने घर के आसपास की डेयरी से लेने जाते हैं, और डेयरीज तक आते आते जब तक दूध आता है तब तक उसमें अलग अलग स्टेजेस से होकर क्योंकि वो गुजरता है, जहाँ पर हर एक जगह पर कॉस्ट इनकर करी जाती है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के द्वारा। तो ओवरऑल जो कॉस्ट होती है, जो दूध फार्म गेट से पास होकर हमारे घर के पास तक डेयरी तक पहुंचता है, तो उसमें जितनी वैल्यू एडिशन कर दी गई होती है वो सारी जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर्स को बेयर करनी पड़ती है, ताकि हमारा दिया हुए पैसे से
अलग अलग स्टेजेस पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपना प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। हम जब पैसा देंगे तो मदर डेयरी वाले को पैसा मिलेगा, मदर डेयरी वाले का जो थोड़ा सा फिर जो पार्ट है वो फैक्ट्री ओनर के पास जाएगा, उसका जो पार्ट है वो वर्कर्स के पास जाएगा जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उसका जो पार्ट है फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में लगेगा, फिर अल्टीमेटली जाके फार्मर्स को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सिर्फ इतना समझ जाओ, फार्म गेट प्राइस एक वो प्राइस होता है, ध्यान से सुनना, फार्म गेट प्राइस एक वो प्राइस होता है कि जब तक एक एग्रीकल्चर कमोडिटी को प्रोड्यूस करा गया और फार्म के गेट पर जब तक उसे पहुंचाया गया तो उस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस कितना बना। फार्म गेट प्राइस में मार्केटिंग प्राइस को सब्सट्रैक्ट करा जाता है, डिडक्ट करा जाता है। मार्केटिंग प्राइस यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करा जाता क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है जो फार्म के जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस हुई हैं फार्म के अंदर, उसके दरवाजे अभी तक खुले नहीं हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अभी एंटर नहीं हुआ है। तो मार्केट के अंदर एंटर नहीं हुआ है तो जो वेरियस कॉस्ट हैं उस प्रोडक्ट को मेंटेन करने की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अलग अलग स्टेक होल्डर्स की जो सैलरी हैं वो ऐड ही नहीं हुई हैं। जब वो प्रोडक्ट खेत के अभी अंदर ही है, एक फार्म के अंदर ही है, तो वैल्यू एडिशन तो कुछ हुआ ही नहीं एक्स्ट्रा उसमें। जितना कुछ खर्चा बियर करने को मिला है वो सिर्फ फार्मर को ही बियर करना पड़ा है। और इतना बड़ा फार्म लैंड है तो एज सच तो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हुई है। अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग स्टेजेस से जो प्रोडक्ट है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आई है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं आई है, क्योंकि अभी तक वो जो प्रोडक्ट था वो फार्म लैंड के अंदर ही था। लेकिन फार्म लैंड से पास होने के बाद प्रोडक्ट में मार्केटिंग चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन फार्म गेट प्राइस जो होता है, क्योंकि नाम आप देखो फार्म गेट प्राइस, इस गेट के पहुंचने तक, मतलब जब तक वो प्रोडक्ट इस गेट के पीछे वाली साइड है, जब तक कोई वो प्रोडक्ट है, जैसे मिल्क के जो कंटेनर्स थे वो अभी तक यहाँ हैं, वो मिल्क के कंटेनर्स यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, तो इस प्राइस को जो हम कैलकुलेट करते हैं जब तक वो प्रोडक्ट अंदर है, इसमें मार्केटिंग जो प्राइजेज़ है या फिर मेंटेनेंस प्राइजेज़ हैं या डिफरेंट तरह की जो कॉस्ट है, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, वर्कर्स को सैलरी देना हो, ठीक है, स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज फर्म्स होंगे वहाँ पे उस प्रोडक्ट को मेंटेन करने से लेकर कुछ चार्जेस हों, तो इस तरीके के किसी भी चार्जेस को डिडक्ट कर दिया जाता है। सिर्फ फार्म गेट पर जो प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट निकल कर आया था, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज फार्म गेट प्राइस। तो आप यहाँ पर देखो, फार्म गेट प्राइस जो डिसाइड करा गया है कि फार्मर्स को स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी उन प्रोडक्ट्स के लिए जिन प्रोडक्ट्स पे एमएसपी अनाउंस नहीं है, तो वो कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। यहाँ पर देखो, फार्म गेट प्राइस जो फार्मर्स रिसीव करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए जिसको फार्मर्स ने प्रोड्यूस करा है, उसको इस तरीके से डिफाइन करा जाता है कि ये प्राइस एक एवरेज नोशनल प्राइस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी प्राइस एक नोशनल होता है, स्पेकुलेटिव होता है। सरकार अपने हिसाब से एक ऐसे प्राइस को कैलकुलेट कर लेती है जिसमें सरकार के अंदाजे के हिसाब से करंट मार्केट सिचुएशन को और इनपुट्स की कितनी कॉस्ट चल रही है, मतलब फार्म पे फार्मर्स के द्वारा अलग अलग इनपुट्स को यूज़ करा गया था, ठीक है। जैसे हमने अपने एग्जांपल में देखा, काउस से मिल्क निकालने के लिए जिन इनपुट्स को यूज़ करा गया था, उन इनपुट्स का अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए सरकार अपने हिसाब से एक एवरेज नोशनल प्राइस निकालती है कि फार्म गेट तक पहुंचते पहुंचते जब तक फार्मर ने अपनी कमोडिटी को, एग्रीकल्चर कमोडिटी को फार्म गेट से रिलीज़ नहीं कराए, तो जब तक वो प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गया था और जैसे ही वो फार्म गेट पर पहुंचा, फार्म गेट से बाहर निकलने के लिए, तो इस पॉइंट पे फार्म गेट पर पहुंचते पहुंचते जब वो टोटल प्रोडक्ट रेडी हो गया था, तो कितना खर्चा आया उस प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए फार्म गेट पे। अब वो अगर प्राइस को हम लोग कैलकुलेट करें मार्केटिंग कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हुए, क्योंकि अभी बाहर तो निकला ही नहीं है प्रोडक्ट, ठीक है, बाहर तो निकला ही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट महंगा या सस्ता की तो बात ही नहीं है। ज़ीरो वैल्यू से जब उस प्रोडक्ट को रेडी कर लिया गया है, मार्केट में बेचने के लिए नहीं, एज सच रेडी कर लिया गया प्रोडक्ट को फार्म गेट पे। अब वो प्रोडक्ट रेडी है, ट्रक आएगा उसको लेकर जाएगा अर्बन एरिया से या कहीं से भी, तो फार्मर को जब उस प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो थी
उसे एक टोटल फिनिश प्रोडक्ट बनवाने में फार्मर को कितना अमाउंट बियर करना पड़ा है, इसी अमाउंट को हम लोग कहते हैं फार्म गेट प्राइस। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, पहले एक और चीज़ देख लो। फार्म गेट प्राइस एक ऐसा नेट प्राइस होता है प्रोडक्ट का जहाँ पर मार्केटिंग कॉस्ट को जो है वो सब्ट्रैक्ट करा जाता है, ठीक है। अब क्योंकि किसी भी तरह की मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो फार्म के प्रोडक्ट्स पे ऐड ही नहीं हुई होती है। क्यों ऐड नहीं हुई होती है? मार्केटिंग कॉस्ट तो भाई तब आएगी ना जब प्रोडक्ट फार्म से बाहर निकलेगा, लेकिन फार्म से बाहर निकले ही नहीं है प्रोडक्ट, वो फार्म के अंदर ही है। तो फार्म के गेट पर पहुँचते जो प्राइस बनता है उस प्राइस को हम लोग कहते हैं फार्म गेट प्राइस। हमें जो प्रोडक्ट बाज़ार में मिलते हैं, आपने देखा होगा उस पर MRP लिखा होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता है उसके पीछे। तो यहाँ पर राइटर ये बोलते हैं फार्म गेट प्राइस की जो वैल्यू होती है, फार्म गेट वैल्यू या फार्म गेट प्राइस जिसको आप कहो, वो हमेशा MRP से कम होती है। क्यों? क्योंकि फार्म गेट प्राइस में जब आप अलग जो डिफरेंट तरह के जो कॉस्ट हैं, अगर आप उसको ऐड कर दो, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कॉस्ट वही कॉस्ट है जो प्रोडक्ट जब फार्म गेट्स को लीव करेगा, फार्म गेट से जब वो बाहर निकलेगा वो प्रोडक्ट, तो अलग अलग स्टेजेस पे उस प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन के तौर पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को जो पैसा देना पड़ेगा, तो वो प्रोडक्ट हमारे पास आते आते वो महंगा हो जाता है। तो जैसे शिपिंग करने के लिए कुछ कॉस्ट ऐड करी जाएगी उस प्रोडक्ट में, उस प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, मार्केटिंग में जाने के लिए, और अलग अलग स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट मार्जिन भी तो देना पड़ेगा ना। फैक्ट्री वर्कर्स को उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, ट्रक ड्राइवर्स को उनका पैसा देना पड़ेगा। तो जब इतनी सारी कॉस्ट अलग अलग जगह पर ऐड होती रहती हैं हर एक स्टेज में, तो फार्म गेट वैल्यू में जब ये प्रोडक्ट्स का एडिशन होता रहता है तो ओवरऑल जो कॉस्ट निकल कर आती है वो कॉस्ट होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और इसलिए MRP हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फार्म गेट वैल्यू में अगर आप ये शिपिंग, हैंडलिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग, प्रॉफिट मार्जिन्स को ऐड कर दो तो वो ही होता है MRP। तो ऑब्वियसली बात है फार्म गेट वैल्यू जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू MRP, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज़ ऐड होकर आते हैं, जिन प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है हमें बियर करनी पड़ती है, कंज्यूमर्स को बियर करनी पड़ती है, इसलिए हमें प्रोडक्ट्स MRP पे ख़रीदने पड़ते हैं, ना कि फार्म गेट वैल्यू पे। तो अब आप समझ गए, जिन प्रोडक्ट्स के लिए MRP अनाउंस नहीं करा गया है, जिन क्रॉप्स के लिए, उसके लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को इंश्योरेंस अमाउंट फार्मर को देना है, फार्मर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए फार्म गेट प्राइस को कैलकुलेट करा जाएगा, वो वाले क्रॉप्स विच आर नॉट अंडर द कवरेज ऑफ MSP, ठीक है। मतलब गेट तक आते आते उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो कितनी हुई, तो उतना पैसा फार्मर्स को दे दिया जाएगा अगर वो फार्मर्स वो वाला क्रॉप उगा रहे हैं जो MSP के कवरेज के अंदर नहीं है या MSP के कवरेज से बाहर है, ठीक है। इस स्कीम का नेक्स्ट सेलिएंट फीचर हमें बताता है कि ये जो स्कीम है ये कुछ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इम्प्लीमेंट करी जाएगी। और ये इंश्योरेंस कंपनी किस तरह की होंगी? ये इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज भी हो सकती हैं, मतलब गवर्नमेंट एंटाइटल्ड इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती हैं, या कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है। PD 365 में कुछ पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी के नाम दिए जाते हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करेंगे। तो एक पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी का नाम जो दे रखा है वो दे रखा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट एंटिटी की पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी है। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी इम्प्लीमेंट करेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, ये भी एक पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी है। और स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स अगर चाहें तो वो अपने हिसाब से देखते हुए अगर उनको पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इम्प्लीमेंट नहीं करवाना है तो वो किसी प्राइवेट एंटिटी मतलब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को भी चूज़ कर सकते हैं। हमारे कंट्री में बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करा जा सकता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की के अंदर जो प्रोविज़न गिवन है कि फार्मर्स अपने क्रॉप्स को, अपनी फील्ड्स को, एग्रीकल्चर फील्ड्स को
इंश्योरेंस कवरेज दिलवा सकते हैं, तो ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी ये वाला काम करा जा सकता है। तो ये हमने देखा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है इस स्कीम की, उसकी जिम्मेदारी या तो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को दी जा सकती है, जैसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, या फिर वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी दी जा सकती है। नेक्स्ट प्रोविज़न फार्मर के इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड है। मान लो किसी फार्मर ने अपनी एग्रीकल्चर फील्ड का इंश्योरेंस करवाया हुआ था और कोई नेचुरल कैलेमिटी वहाँ पर आ गई, जिसकी वजह से फार्मर की जो फसल है वो ख़राब हो गई। अब क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर इंश्योरेंस करवाया हुआ था फार्मर ने, तो अब तो फार्मर का राइट बनता है इंश्योरेंस को क्लेम करने का। मतलब अब फार्मर जो हैं वो सरकार से या जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनसे बोल सकते हैं कि हमें अब हमारा इंश्योरेंस क्लेम चाहिए, मतलब हमें पैसे चाहिए, ताकि जितना भी लॉस हमारा हुआ है, फसल की जो बर्बादी हो गई है और क्रॉप्स को ग्रो करने में जितना भी हमारा खर्चा आया था, और ऊपर से हमने क्योंकि इंश्योरेंस भी करवा रखा था, इस स्कीम के अंदर हम लोग बेनिफिशरीज भी थे, तो हमें उसका इंश्योर्ड अमाउंट चाहिए। हम अपना इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं, मतलब पैसा चाहिए हमें इस स्कीम के अंदर। तो ये जो प्रोविज़न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है। देखो, इंश्योरेंस जो फार्मर का जो करा था, फार्मर की एग्रीकल्चर फील्ड का जो करा था, वो किसने करा था? वो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने करा था, फिर चाहे वो पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो। तो एक कट ऑफ डेट डिसाइड कर दी जाती है इन इंश्योरेंस कंपनी को। जो इंश्योर्ड अमाउंट है ना, ये जो इंश्योर्ड सम है, ये वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। और हमने देखा था कुछ परसेंट जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। तो खैर, हमारा डिस्कशन तो यहाँ पर ये है कि ये जो इंश्योरेंस अमाउंट अगर फार्मर को क्लेम करना है, सेटलमेंट्स को क्लेम करना है अपनी, तो एक कट ऑफ डेट रख दी जाती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना। मान लो कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2020, ठीक है। फार्मर ने फसल को ग्रो करा था अगस्त में, और नवंबर या फिर दिसंबर तक आते आते किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, पेस्ट अटैक की वजह से, ड्रॉट हो, साइक्लोन हो, कुछ भी हो, फार्मर की फसल ख़राब हो गई और वो फार्मर बेनिफिशियरी था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। तो नवंबर या दिसंबर में जब फार्मर्स की फसल ख़राब हो गई तो सरकार को पता लग गया इस रीजन के फार्मर्स एनरोल्ड हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, अब ये सेटलमेंट अपना क्लेम करेंगे। तो सरकार पहले से ही, जैसे ही अगर सरकार को पता लग जाता है कि उस रीजन में नेचुरल कैलेमिटी आ गई है जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ फार्मर्स या फिर किसी एक भी फार्मर की फसल ख़राब हो गई है किसी भी रीज़न की वजह से, तो एक कट ऑफ डेट बोल दी जाती है। जैसे ही फार्मर इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा कि हमें अपना सेटलमेंट क्लेम चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसों के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को कॉन्टैक्ट करेंगी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एक कट ऑफ डेट रख देती है कि इतने टाइम तक फार्मर्स को पैसा देना ज़रूरी है। इंश्योरेंस कंपनी को बोल देती हैं आप इस डेट तक फार्मर्स को पैसा पहुंचा देना, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट जो रखी गई है ना कि जिसमें फार्मर्स को पैसा मिल जाना चाहिए, वो 2 महीने है, 2 मंथ्स, ठीक है। तो जैसे 1 जनवरी 2020 तक फार्मर्स को पैसा मिल जाना चाहिए था, मान लो, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि एक ये कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2020, 2 महीने का टाइम है ना कि 2 महीने के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को फार्मर्स को जो सेटलमेंट क्लेम है वो देना है। तो 2 महीने कितना हो गया? 1 मार्च 2020, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा टाइम इंश्योरेंस कंपनी लगाएंगी तो उनको जो सेटलमेंट क्लेम है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपने 2 महीने से ज़्यादा डिले कर दिया है, प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ जो डेट थी उसको क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने ब्रीच कर दिया है, तो इसके लिए एक प्रोविज़न रखी गई है, ठीक है। मतलब आपने जो कट ऑफ डेट थी उसको ब्रीच कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने तोड़ दिया है, उसको वायलेशन करा उसका। तो यहाँ पर एक प्रोविज़न अच्छी ये रखी गई है कि कोई बात नहीं, 2 महीने बाद इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल पैसा दे सकती है, लेकिन 12% इंटरेस्ट रेट के साथ वो पैसा लौटाना होगा आपको फिर। मतलब जो टोटल अमाउंट था
फार्मर का, वो कितना भी हो, ठीक है। अब क्योंकि आपने इस अमाउंट पे जो 2 महीने तक 60 डेज़ तक पहुंच जाना चाहिए था फार्मर के पास एज अ सेटलमेंट क्लेम, क्योंकि बीइंग ए इंश्योरेंस कंपनी आप डिले हो गए। सरकार ने तो अपनी तरफ से प्रिस्क्राइब कट ऑफ डेट आपको दे दी थी, कंपनी डिले हो गई ना फार्मर को पैसा देने में। तो इन कंपनी को 12% इंटरेस्ट रेट के साथ 12% ब्याज के साथ फार्मर्स को पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा प्रोविज़न है, किसी भी तरह का अगर डिले होता है तो फार्मर्स तक 12% इंटरेस्ट रेट पहुंचेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पैसा है वो फार्मर्स को ज़्यादा मिलेगा एज अ सेटलमेंट क्लेम। नेक्स्ट प्रोविज़न सेलिएंट फीचर ये बोलता है कि स्टेट्स को अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर एक लिबर्टी दी गई है कि अगर आपको पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी या फिर प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को जिम्मेदारी नहीं देनी है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब स्टेट में जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अवेलेबल हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनीज अवेलेबल हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को लगता है ये डिले कर देंगी, ठीक है, सेटलमेंट क्लेम को देने में, और फिर बार बार हर एक फार्मर को 12% इंटरेस्ट रेट के साथ हमें टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को एक चॉइस दी गई है कि वो चाहें तो खुद भी अपने हिसाब से अपनी तरह की इंश्योरेंस कंपनी को सेटअप कर सकती हैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, ठीक है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर ये लगता है उनको नहीं काम करवाना पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी से, प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी से, तो जिस भी तरह की कंपनी से उनको काम करवाना है, उनको लगता है ये जो एंटिटी है, ये जो बॉडी है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा फार्मर्स के सेटलमेंट क्लेम्स को देखने के लिए, तो उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो किसी भी एक एंटिटी को एज अ इंश्योरेंस कंपनी चुन सकती हैं ताकि सक्सेसफुली इस स्कीम को वो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा सके। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये जो हमने इंट्रोडक्शन में देखी थी, ये वाली स्कीम याद करो, यहाँ पर दे रखी है, 1 मिनट, ये रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों स्कीम्स के अंदर सरकार ने अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं। पहला चेंज है, सरकार देखो इंश्योरेंस कंपनी को जो जिम्मेदारी देती थी ना अभी तक, ठीक है, कि आप हमारी तरफ से एक हेल्पिंग हैंड बनो और स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करो, और जो भी डिसाइड जैसा भी डिसाइड होता हो कि प्रॉफिट जो है हम आपको इतना प्रॉफिट दे देंगे, इतना मंथली की बेसिस पे आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, जैसा मर्जी डिसाइड होता हो, तो सरकार इस चीज़ के लिए अभी तक टेंडर्स फ्लोट करती थी। टेंडर्स क्या होता है, सरकार ना कुछ इन्विटेशंस देती है लोगों को, जब सरकार को किसी तरह के गुड्स चाहिए होते हैं, सर्विसेज चाहिए होते हैं या मैन एंड मटेरियल चाहिए होता है, तो सरकार एक तरीके से कुछ एडवर्टीजमेंट्स पब्लिश करती है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में, मीडिया पे हाईलाइट करती है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, एरिया में, स्टेट में, यूनियन टेरेटरी में, जहाँ पर भी वो स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही होती है। तो टेंडर्स का मतलब ये होता है कुछ एडवर्टीजमेंट्स प्रमोट करे जाते हैं सरकार की तरफ से किसी भी काम के लिए। सर्विस जो है, वर्कफोर्स अगर सरकार को चाहिए, किसी तरह की सर्विस चाहिए किसी कंपनी से, तो सरकार इन्विटेशंस प्रोवाइड करती है कि आप कोई एक एंटिटी जो हो वो बढ़कर सामने आए और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने में एक हिस्सेदार बने, एक स्टेक होल्डर बने। तो सरकार जो पहले टेंडर्स फ्लोट करती थी ना इंश्योरेंस कंपनी के लिए कि आप एक हेल्पिंग हैंड बनो हमारा इस तरह की एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, तो वो टेंडर 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए फ्लोट करा जाता था। तो बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनियां थी ना वो बढ़कर सामने आती नहीं थी कि 1 साल के बाद तो हमें कोई फ़ायदा नहीं 1 साल इम्प्लीमेंट करवाने में, एक साइकिल में 2 या 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, उसके बाद जो हमारा काम है, मतलब हमें जो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी एनर्जी है, हमारी जो वर्कफोर्स है, 1 साल के लिए हम लोग वो क्यों डाइवर्ट करें। सिमिलरली 2 साल में भी उनको कुछ फ़ायदा नहीं लगता था। तो फ़ायदा तो तब है जब थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इंश्योरेंस कंपनी को जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो भी कुछ प्रॉफिट कमा सकें। जो पैसा उनको सरकार जो देगी वो वेरियस जगह पर इन्वेस्ट कर सकें वो इंश्योरेंस कंपनियां, और कुछ प्रॉफिट जो हो वो भी कमा सकें, फिर चाहे वो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। पैसा कमाना तो मेन मकसद होता है ना इंश्योरेंस कंपनी का। तो 1 साल 2 साल के लिए उनका काम नहीं चलता था। तो गवर्नमेंट ने अब ये बोल दिया है, हम आपको जो पूरा ये जो टेंडर है ना, अगर आपको हम एक हेल्पिंग हैंड बना रहे हैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हम आपको पूरे 3 साल के लिए हायर कर लेंगे।
एक हो गया पहला प्रोविज़न। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है रिसेंट चेंजेस यहाँ पर जो दे रखे हैं, लेकिन फिर भी ये चेंजेस जनवरी 2020 या फरवरी 2020 के आसपास अनाउंस करे गए थे। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को कि आप अगर चाहो तो कुछ एडिशनल रिस्क कवर्स और फीचर्स को भी इंक्लूड कर सकते हो स्कीम के अंदर। इसका क्या मतलब है? सरकार ने तो ये बोल दिया कि अगर फार्मर्स की जो खेती बाड़ी है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल की पैदावार है, इन रीजंस की वजह से अगर वो फसल की पैदावार ख़राब होती है, क्रॉप प्रोडक्शन फार्मर्स की ख़राब होती है, नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क, फ्लड हो, लैंडस्लाइड हो, पेस्ट या डिसीज़ अटैक हो, ये रीज़न सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफाई करे गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को लगता है कि इसके अलावा नहीं, हमारे स्टेट में तो कुछ स्पेशल प्रॉब्लम भी हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सोचेंगी कि हमारे हिसाब से जो फार्मर्स हैं वो इन सब वजह से इंश्योरेंस कवर नहीं लेंगे, उनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, मतलब उनकी जो फसल है वो किसी अदर रीजंस की वजह से ख़राब हो जाती है और वो फैक्टर्स यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो ये जो रिस्क कवर है ना, इस रिस्क कवर को जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है वो उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि अपने हिसाब से वो इसमें एडिशनल रिस्क कवर्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे सरकार ने फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स, पेस्ट अटैक, डिसीज़ अटैक, ये सब अपनी तरफ से बोल दिया सरकार ने, मतलब कुछ 11-15 रिस्क कवर्स रख दिए कि अगर इन रिस्क की वजह से, इन नेचुरल कैलेमिटीज़, डिज़ास्टर्स की वजह से अगर फार्मर्स की यील्ड को, उनकी फसल की पैदावार को नुकसान होता है तो वो बेनिफिशियरी बन सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है कि अगर आपको लगता है जो रिस्क कवर्स हमने प्रोवाइड करे हैं वो सफिशिएंट नहीं है तो आप अपनी तरफ से उसमें कुछ एडिशनल रिस्क कवर भी डाल सकते हो और अपने स्टेट में आप अपने फार्मर्स को फिर नए वाले रिस्क कवर के साथ आप एनरोल करवा सकते हो उन फार्मर्स को अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट चेंज जो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है वो ये करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को ये बोला है कि एक सिचुएशन है जिसमें आप इस स्टेट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, इस स्कीम को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन क्या है? देखो, स्टेट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स की या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स की एक जिम्मेदारी बनती है ना कि आप इंश्योरेंस कंपनी को पहले से इनफ फंड प्रोवाइड करवा के रखवा दो। ऐसा ना हो कि जब नेचुरल कैलेमिटी आ जाए आप खुश होकर बैठे रहो कि 10 साल से तो हमारी स्टेट बहुत प्रॉस्परस चल रही है, कुछ हमारी दिक्कत ही नहीं आई। मान लो नेचुरल कैलेमिटी नहीं आया, पेस्ट अटैक तो लग सकता है ना, ठीक है, या कोई और कैलेमिटी आ सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप वेट मत करो, आपको पहले ही इंश्योरेंस कंपनियों को जो प्रीमियम सब्सिडी है, प्रीमियम सब्सिडी याद करो क्या डिसाइड हुई थी कि जैसे मान लो टोटल ही अमाउंट है तो 1.5%, 2% या 5% जो है वो तो फार्मर्स दे देंगे। उसके अलावा जितना भी अमाउंट बच गया है, और मान लो वो अमाउंट जितना वो बच गया उसका अगर आप मान लो कि, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर आप देखो, याद करो जब इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, जो प्रीमियम अमाउंट है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्रॉप्स के लिए फार्मर्स को बेयर करना पड़ेगा। फिर जितना अमाउंट बच जाएगा, मान लो कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% प्रीमियम जो है वो फार्मर ने दे दिया, कितना बच गया? 95% बच गया। तो इस 95% में जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इरीगेटेड एरियाज़ के लिए 25% बियर करेगी अमाउंट, ठीक है, बाकी अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट्स को बियर करना पड़ेगा। और अगर वो अनइरीगेटेड एरिया है तो 30% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर बात यही है, आप ये कितना परसेंट किसको देना है ये सब भूल जाओ, ठीक है, टेक्निकलिटीज़ में मत जाओ। स्टेट्स को ये बोला गया है कि आपका जो शेयर बनता है ना प्रीमियम सब्सिडी का, फार्मर्स ने अपना शेयर दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट बोली कि हम अपना शेयर दे रहे हैं, तो स्टेट्स को जो अपना शेयर देना है 50%, 55%, 65% जो भी देना है, आप वो पहले से ही इंश्योरेंस कंपनियों को दे दो। और इसके लिए सरकार ने एक कट ऑफ डेट दी थी फार्मर्स को कि 31 मार्च तक खारिफ सीज़न के लिए आपको 31 मार्च तक सब्सिडी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचानी पड़ेगी। और रबी सीजन्स के लिए जब रबी की फसल जो बोना शुरू करेंगे फार्मर्स, तो 30 सितंबर तक
आपको इंश्योरेंस कंपनियों को ये जो प्रीमियम सब्सिडी का जो पैसा है, जो रिस्क कवर है एक तरीके से, आपको ये अमाउंट इंश्योरेंस कंपनियों को पहुंचाना पड़ेगा। अगर इस कट ऑफ डेट को आप ब्रीच करते हो, खारिफ की जो डेट है वो 31 मार्च है और रबी की जो डेट है वो 30 सितंबर है, अगर इन डेट्स को आप किसी भी वजह से अगर आप डिले करते हो तो आप ये फिर स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है, उस पर्टिकुलर स्टेट में नेचुरल कैलेमिटी आई थी कि नहीं आई थी, फसल फार्मर्स की ख़राब हुई थी कि नहीं ख़राब हुई थी, इससे मतलब नहीं है। जो प्रीमियम सब्सिडी का जो शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है, फार्मर्स भी अपना जो प्रीमियम अमाउंट है वो पे करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट ताकि किसी भी तरीके से एक लेजीनेस का एटीट्यूड ना दिखाए, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा आप पहले से दे के रखो। दे के रखने में प्रॉब्लम क्या है, इस सीज़न में तो इस सीज़न में नहीं तो नेक्स्ट क्रॉपिंग सीज़न में वो पैसा काम आ जाएगा। तो ऐसा ना हो कि जो स्टेट हैं वो ये सोचे कि हम नेक्स्ट क्रॉपिंग सीज़न में पैसा देंगे, इस क्रॉपिंग सीज़न में तो हम बचा लेते हैं और नेक्स्ट क्रॉपिंग सीज़न में हो सकता है इलेक्शंस आने वाले हों, तब हम ज़्यादा पैसा लगा देंगे इस स्कीम के ऊपर, फिर हम इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा दे देंगे और जनता को दावा करेंगे कि देखो हमने ज़्यादा पैसा दिया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स जो हैं वो अपने आप को एनरोल करवाओ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, कोई भी दिक्कत कल को आती है तो हम बैठे हैं। इस तरीके का एटीट्यूड इस स्टेट्स का बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला। तो यही है कि स्टेट्स को अलाउ नहीं करा जाएगा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर वो डिले करती हैं, जो उनका शेयर है प्रीमियम सब्सिडी देने का इंश्योरेंस कंपनी को, उनको वो इस डेट तक, इस टाइम लिमिट तक दे देना चाहिए। लेकिन ये पॉइंट आप चाहो तो अपनी स्कीम में ये जो PD 365 में से काट सकते हो, क्योंकि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा बकवास पॉइंट है। दूसरी बात क्या है, कोरोना वायरस की सिचुएशन आ गई है तो डेट्स देखो आप फ्लक्चुएट हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो माइग्रेंट वर्कर्स का जो इशू है, तो खेती बाड़ी करने के लिए उतने रिक्वायर्ड फार्मर्स अब बचे नहीं हैं, इधर उधर हैं सब लोग, ठीक है। और कोविड-19 की जो सिचुएशन है जिसमें अभी इतने टाइम तक जो लॉकडाउन चला, मार्च से लेकर मई आ गया, तो ये डेट्स तो ब्रीच ऑलरेडी हो ही गई होंगी। तो कुछ नए डिसीजन जो हो सकते हैं, नई गाइडलाइंस जो हैं वो सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इशू करे जाएँ, तो ये वाला पॉइंट तो बकवास हो गया। लास्ट पॉइंट बस इस स्कीम के अंदर ये बोला जाता है कि महाराष्ट्र कंट्री का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने अपने लैंड रिकॉर्ड्स सिस्टम को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की साइट पर जाकर मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर ये देखो इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर। तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्योंकि अपने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर दिया है और उसको मर्ज कर दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर आके, तो अब यहाँ पर एक कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है ना, मतलब एक स्टेट के बारे में। जैसे अगर नंबर ऑफ़ स्टेट्स अपना इसी तरीके से जो पोर्टल है लैंड रिकॉर्ड्स का उसको मर्ज कर दे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, तो सारे स्टेट्स और जो सारे फार्मर्स हैं यहीं आकर अपना जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये जो अमाउंट है या इम्प्लीमेंट करवाना है अगर इस स्कीम को, तो आराम से ऑनलाइन जाकर इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है ना कि कौन से एरिया में कौन से फार्मर्स रह रहे हैं, वो कौन से क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो कितना वल्नरेबल है, क्या पिछले कुछ सालों में वहाँ पर कोई नेचुरल कैलेमिटी, कोई नेचुरल डिज़ास्टर, किसी तरह का पेस्ट अटैक कुछ देखने को मिला है। तो इसकी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन है इस स्कीम की वो ईजी हो जाएगी ना, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएगी कि ये सपोज़ करो एक लैंड है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ फार्मर्स जो हैं वो लोकेटेड हैं और इन सारे फार्मर्स ने अपने आप को एनरोल करवाया है इस स्कीम के अंदर। लेकिन कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं जो इस स्कीम के अंदर एनरोल नहीं है। तो अगर लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन होगा तो आराम से सरकार आइडेंटिफाई कर सकती है ना कि वो कौन से ऐसे विलेज एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर वो सिर्फ वही वाले फार्मर्स अवेलेबल हैं जो इस स्कीम के अंदर एनरोल हैं। तो सरकार आराम से, फिर चाहे वो इंश्योरेंस क्लेम हो, सेटलमेंट क्लेम हो, ठीक है, या प्रीमियम सब्सिडी हो, या जो फार्मर्स हैं वो अपनी तरह से जो प्रीमियम भरेंगे, इन सारे के सारे फैसिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा सरकार के लिए। तो यहाँ पर एक सेम चीज़ लिखी हुई है, महाराष्ट्र जो है वो कंट्री का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने अपने लैंड रिकॉर्ड्स को
इंटीग्रेट कर दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल पे जाके। तो इस लैंड रिकॉर्ड इंटीग्रेशन से ऑनलाइन जो डिजिटाइजेशन कर दिया महाराष्ट्र की सरकार ने अपने लैंड रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन को, इसकी वजह से होगा क्या, ऑनलाइन एक्सेस करा जा सकता है फार्मर्स के लैंड डिटेल्स को। फार्मर्स की ज़मीन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर सरकार को चाहिए तो ऑनलाइन एक्सेस उसको आराम से करा जा सकता है। ये हमने डिस्कस करा अभी। उसके बाद 2 प्रॉब्लम इससे ओवरकम हो सकती हैं। एक तो ओवर इंश्योरेंस का जो इशू है उसको रिजॉल्व करा जा सकता है, ठीक है। ओवर इंश्योरेंस में क्या होता है, जब आपके पास लैंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो अब तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जैसे लैंड रिकॉर्ड्स को अपने ऑनलाइन कर दिया है तो उस पर आराम से आ जाएगा कि कौन से फार्मर्स एनरोल हैं इस स्कीम के अंदर और कौन से फार्मर्स एनरोल नहीं हैं। तो किसी भी तरह का अगर फ्रॉड अवॉइड करना हो तो ये जो डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स जो करा गया है ये सारे स्टेट्स को करना चाहिए। तो इससे ओवर इंश्योरेंस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ताकि वो फार्मर्स जो बेनिफिशियरी नहीं है, जो एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के अंदर, वो अपने आप को रजिस्टर ना करवाएं इस स्कीम के अंदर, या फिर ऑलरेडी अगर उन्होंने इंश्योरेंस कवर ले रखा है तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ना हो जाए। ऑनलाइन इन सारे लूप होल्स को आराम से देखा जा सकता है और पैसा भी बचेगा सरकार का, है ना। एक ही पर्सन का 2 बार अगर आपने इंश्योरेंस कर दिया तो जो सच में बेनिफिशियरी हैं वो तो फिर इस पूरे प्रोसेस से जो फ़ायदा मिल सकता है उनको स्कीम से वो तो फिर बाहर हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखो वही लिखा हुआ है, इट विल प्रिवेंट इंश्योरेंस ऑफ इन एलिजिबल पीपल, जो बेनिफिशियरी नहीं है इस स्कीम के अंदर तो ऐसे लोगों का इंश्योरेंस कवर ना हो, ताकि सरकार की तरफ से सरकार का पैसा वेस्ट ना हो। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करा जा सकता है। लास्ट पॉइंट में तो देखो सिर्फ यही निकलता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपने लैंड रिकॉर्ड्स को वेब पोर्टल के साथ मर्ज करा है। ये भी इसके रेयर चांसेस है, इतना कोई खास नहीं है, लेकिन उसका आंसर है महाराष्ट्र। तो इसी के साथ हमने अपनी सेकंड स्कीम को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करा, ठीक है। काफ़ी लंबी हो गई हमारी डिस्कशन, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी। प्रीलिम्स में, मेंस में कभी भी कोई आपको क्वेश्चन आ जाए अब आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमने अभी तक PM किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को कवर करा। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।